हेलो बच्चों, तो आज हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एनाटॉमी क्या होता है। तो देखिए, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। तो चूंकि हम यहाँ पे प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? टिश्यू की। टिश्यू की बात करेंगे। तो टिश्यू क्या है? देखिए, एनसीईआरटी का ही हम लाइन बाय लाइन कवर करने वाले हैं। एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा बहुत बाहर जाएंगे, बट मेनली हमारा फोकस है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर करना। तो एनसीईआरटी का ही पॉइंट है कि टिश्यू क्या है। तो टिश्यू क्या है? अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू क्या है? सेल्स का ग्रुप है, हैविंग अ कॉमन ऑरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। ये फंक्शन शॉर्ट में लिख दिया, आप समझ लेना, ये ऊपर एन है, ठीक है। तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है, सेल्स का ग्रुप है, और वो जो ग्रुप में जो सेल्स हैं उनका जो ऑरिजिन है वो कॉमन होता है, याद रखिएगा। एंड यूजुअली वो एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। अब देखो, प्लांट्स की जो बॉडी है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज से मिलके बने हैं, ठीक है। यहाँ पे हम टिश्यू को मेनली दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करने जा रहे हैं। किस बेसिस पे? कि इनकी जो सेल्स हैं उनमें डिवीजन की कैपेसिटी है या नहीं है। इस बेसिस पे हम यहाँ पे टिश्यू को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करने जा रहे हैं। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड दूसरा है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। पहला कौन सा हो गया? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड दूसरा है परमानेंट टिश्यू। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यहाँ पे सेल्स है कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, यहाँ पे इनकी सेल्स में डिवीजन की कैपेसिटी होती है। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू है, इनकी जो सेल्स हैं डू नॉट जनरली डिवाइड, यहाँ पे सेल्स जो है वो जनरली डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अनडिफ्रेंशिएटेड कहा है, मीन्स इनकी जो सेल्स है वो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफ्रेंशिएट नहीं हुई है, वो बस डिवीजन 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 कर रही है। लेकिन परमानेंट टिश्यू को हमने डिफरेंशिएटेड कहा है, मीन्स इनकी जो सेल्स है वो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंशिएट हो चुकी हैं। इसको हम आगे जब परमानेंट टिश्यू के टाइप्स को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। साथ ही यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो इमेच्योर सेल्स से मिलके बने होते हैं। इनकी जो सेल्स है वो इमेच्योर है, अनडिफरेंशिएटेड है, इनको मैच्योर होने का टाइम ही नहीं मिला। सेल थोड़ी सी बड़ी हुई फिर डिवाइड हो गई, थोड़ी सी बड़ी हुई फिर डिवाइड हो गई, तो मैच्योर होने का टाइम ही नहीं मिला। इमेच्योर सेल्स हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, ये बस डिवीजन 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 कर रहे हैं। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू है, इनकी जो सेल्स है वो मैच्योर सेल्स हैं, डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, ठीक है। अब चलिए इन दोनों को एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पढ़ेंगे, फिर परमानेंट टिश्यू को पढ़ेंगे। तो चलिए आइए अब आगे हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फिर से फर्दर डिवाइड करने वाले हैं। पहले हमने टिश्यू को डिवाइड करा, अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आगे डिवाइड करने जा रहे हैं। किस बेसिस पे? तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन के बेसिस पे डिवाइड करने जा रहे हैं। तो ऑरिजिन के बेसिस पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो तीन तरह के हैं, प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के बेसिस पे। तो लोकेशन के बेसिस पे भी इनके तीन प्रकार यहाँ पे लिखे हैं जो आपने पढ़ने हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। तो आइए इन सबको एक एक करके हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे प्रोमेरिस्टेम की, ठीक है। तो क्या लिखा है कि डेवलप्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। देखिए, समझेंगे इस पॉइंट को। आप सभी ने सीड देखा है ना, बीज, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, ठीक है। तो जो एम्ब्रियो का जो मेरिस्टेम है वो कौन सा है? प्रो मेरिस्टेम है। प्रो का मतलब क्या होता है? पहले, तो सबसे पहले तो वही बना है ना, तो एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम को प्रो मेरिस्टेम कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब जब आप सीड को बोते हैं, बीज को बोते हैं, तो सीड का जर्मिनेशन होता है ना। एम्ब्रियो का जो प्लूम्यूल एंड रेडिकल है वो बाहर आएगा, प्लूम्यूल से सूट बनता है, रेडिकल से रूट बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा प्लांट डेवलप हो गया। तो अभी हम प्लांट की बात करेंगे, एम्ब्रियो की कोई बात नहीं करने वाले हैं। तो अभी हम प्लांट की बात करेंगे, ठीक है। तो दूसरा टाइप है हमारा प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होते हैं? तो अपीयर अर्ली इन लाइफ ऑफ अ प्लांट। वो मेरिस्टेम जो प्लांट के लाइफ में पहले अपीयर होते हैं, वो मेरिस्टेम जो प्लांट के लाइफ में सबसे पहले बनेंगे, उन्हें हम कहेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम। प्लांट की बात हो रही है, वो मेरिस्टेम जो प्लांट की लाइफ में पहले अपीयर होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं। और ये करते क्या है? एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, यानी कि ये प्लांट की लेंथ को बढ़ाते हैं, और प्लांट की लेंथ का बढ़ना प्राइमरी ग्रोथ कहलाता है। मीन्स जो प्राइमरी मेरिस्टेम है वो प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है। अब है सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है, एक मिनट, ये अपीयर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम।
जो मेरिस्टेम प्लांट की लाइफ में पहले बना उसे हमने क्या कहा, प्राइमरी मेरिस्टेम। जो बाद में बनता है उसे कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम, या यूँ कह सकते हैं कि जो प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद बनता है उसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम कहेंगे। और ये क्या करती है, तो बाय द एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस। सेकेंडरी मेरिस्टेम की एक्टिविटी से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको समझना पड़ेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझेंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, प्रो मेरिस्टेम। अभी आपने समझा प्रो मेरिस्टेम क्या होता है, ठीक है। तो प्रो मेरिस्टेम से बनता है पीएमटी। पीएमटी का मतलब क्या हो गया, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। शॉर्ट में लिख दिया, आप समझ जाइएगा, या कह सकते हैं कि प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है। ठीक है, अब इसमें मेरिस्टेम आ रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अभी आपको बताया अनडिफरेंशिएटेड होता है। ठीक है, अब देखिए, अब जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, इससे बनता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। देखिए प्राइमरी परमानेंट टिश्यू दो टाइप के हैं। ठीक है, सॉरी, परमानेंट टिश्यू दो टाइप के हैं, एक है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, एक है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। जो परमानेंट टिश्यू ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ बनता है उसे कहते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, और जो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनता है उसे कहते हैं सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, प्लांट की जो गोलाई में बढ़ना वो सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है, और लंबाई में बढ़ना प्राइमरी ग्रोथ कहलाता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसी से बनता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो उनकी जो सेल है मेरिस्टेमेटिक सेल, उनमें डिवीजन होगा। तो उनमें जब डिवीजन होता है तो कुछ सेल मैच्योर हो जाती है और कुछ सेल्स जो है वो अभी भी डिवीजन कर रही है। तो जो सेल मैच्योर हो जाती है वो परमानेंट टिश्यू बनाती है। तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनता है। ठीक है, अब ये अनडिफरेंशिएटेड है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो, लेकिन जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है ये डिफरेंशिएटेड होता है। अब अनडिफरेंशिएटेड से डिफरेंशिएटेड बन रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बन रहा है। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन, याद रखिएगा। ठीक है, अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से बनता है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखिए क्या होता है ना, प्लांट्स जरूरत पड़ने पे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू की कुछ सेल्स को मेरिस्टेमेटिक कर देते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से बनेगा सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये जो परमानेंट टिश्यू है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू ये डिफरेंशिएटेड है, लेकिन जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये अनडिफरेंशिएटेड है। तो यहाँ पे प्रोसेस उल्टा हो गया ना, पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बना तो हमने कहा डिफरेंशिएशन, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस उल्टा हो गया, परमानेंट टिश्यू से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन रहा है। तो जहाँ पे भी उल्टा प्रोसेस होता है तो हम डी लगा देते हैं, DED, तो इससे कहेंगे डी डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डी डिफरेंशिएशन कहेंगे, याद रखिएगा। अब सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनता है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो एक बार मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बना तो हमने कहा डिफरेंशिएशन। अगेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बन रहा है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बन रहा है। अगेन के लिए हम यूज करते हैं री टर्म, तो हम इसे क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को री डिफरेंशिएशन। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो जितने भी टर्म अभी मैंने आपको समझाए ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटाती हूँ मैं। आइए अब हम यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स को डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। अभी हमने पढ़ा ऑरिजिन के बेसिस पे, अब हम पढ़ेंगे लोकेशन के बेसिस पे। तो पहला टाइप है यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम है, याद रखिएगा। और ये होता कहाँ है, तो अकर्स एट द टिप ऑफ रूट्स एंड शूट्स। रूट्स एंड शूट्स के टिप पे होता है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो देखिए कहाँ होता है, अकर्स एट द टिप ऑफ रूट्स एंड शूट्स। रूट्स एंड शूट्स के टिप पे होता है एपिकल मेरिस्टेम। आप इस पॉइंट को थोड़ा डायग्राम से समझेंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास ये एक छोटा सा प्लांट है। ठीक है, ये प्लांट है, ये शूट है, ये रूट है, ये सब आप पढ़ चुके हैं मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में। तो जो शूट का टिप है यहाँ पे भी एपिकल मेरिस्टेम होता है और रूट के टिप पे भी एपिकल मेरिस्टेम होता है। सूट के टिप पे जो एपिकल मेरिस्टेम है इसे कहते हैं सूट एपिकल मेरिस्टेम, और रूट के टिप पे जो एपिकल मेरिस्टेम है इसे कहते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। आपको साम एंड राम से याद रखना है, आप मतलब ये ट्रिक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब ये जो एपिकल मेरिस्टेम है ये कहाँ है, ये आपने देखा। अब ये करता क्या है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट ऑर्गन। ये प्लांट ऑर्गन के लेंथ को इंक्रीज करता है, लेंथ को बढ़ाता है, मीन्स ये प्राइमरी ग्रोथ कराता है। ये प्राइमरी मेरिस्टेम है तो ये क्या कराएगा, प्राइमरी ग्रोथ कराता है। अब ये दूसरा प्रकार है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। देखिए यहाँ पे स्पेलिंग में यहाँ पे मैं आर लिखना भूल गई थी तो ऐसे करके ऊपर लिख दिया है, आप देख लेना।
बाकी हर जगह सही है। तो अगला क्या है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ये भी प्राइमरी मेरिस्टेम है। ये कहाँ होता है, तो अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यूज, ये मैच्योर टिश्यूज के बीच में होता है। दे अकर इन ग्रासेस एंड रीजेनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। आप इस पॉइंट को थोड़ा समझेंगे, अभी कुछ नहीं समझ में आया होगा। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक मोनोकॉट का प्लांट है। जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम है ये मोनोकॉट्स में इंटरनोड के बेस पे होता है। तो ये हमारे पास क्या है, मोनोकॉट प्लांट है, ऐसा आप समझ लो। यहाँ पे देखो मोनोकॉट में ये काले रंग से जो मैंने जॉइंट दिखाया है ये नोड है, ठीक है, ये नोड है, ये मैंने नोड दिखाया है। और दो नोड के बीच का रीजन होता है इंटरनोड, ये आप जानते हैं। और इंटरनोड के बेस पे मैंने ये रेड कलर से ICM यानी इंटर कैलरी मेरिस्टेम दिखाया है। इंटरनोड के बेस पे मोनोकॉट में इंटर कैलरी मेरिस्टेम होता है। और देखो ये टिप है, तो टिप कोई सा भी हो, रूट का हो, सूट का हो, डाइकॉट का हो, मोनोकॉट का हो, ब्रांच का हो, कोई भी ग्रोइंग टिप हो वहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम होगा। तो यहाँ पे भी टिप पे एपिकल मेरिस्टेम है। अब देखो ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो है ये यहाँ पे आया कैसे, तो जो एपिकल मेरिस्टेम है ये जब अपर साइड में प्लांट को ग्रो करवा रहा था, ये अपर साइड में जब ग्रोथ करवा रहा था प्लांट की, तो इसका कुछ पार्ट जो है वो पीछे छूट गया। और इसका जो पार्ट पीछे छूट गया वही हमें इंटर कैलरी मेरिस्टेम के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम है, तो उसका छूटा हुआ पार्ट जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम है ये भी प्राइमरी मेरिस्टेम है। अब एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ करवाता है यानी प्लांट्स की लेंथ इंक्रीज करवाता है, तो जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम है ये भी प्राइमरी ग्रोथ करवाएगा। कैसे करवाएगा, तो देखिए ये इंटरनोड के बेस पे है, तो ये क्या करता है, इंटरनोड का इंटरनोडल इलोंगेशन करा देता है, इंटरनोड को इलोंगेट करा देता है, छोटे छोटे इंटरनोड को बड़ा कर देगा, मतलब इंटरनोडल इलोंगेशन करा रहा है। जब इंटरनोड का इलोंगेशन होगा तो प्लांट की ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, होगी। और ये कौन सी ग्रोथ होगी, प्राइमरी ग्रोथ होगी, क्योंकि लेंथ बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो ये ऊपर का पार्ट है, ठीक है। अब आप जानते हैं बहुत सारे जानवर होते हैं जो घास को चरते हैं, खाते हैं। तो मान लीजिए कि कोई एक घास चरने वाले जानवर आए और उसने क्या किया, ये ऊपर का पार्ट ये खा गए, ये ऊपर का पार्ट खा गए, एपिकल मेरिस्टेम गया, है ना, एपिकल मेरिस्टेम चला गया, ये ऊपर वाला पार्ट वो एनिमल खा गया। यहाँ पे हल्का फल्का इंटर कैलरी मेरिस्टेम बच गया। तो अब जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम यहाँ पे बचा ना, वो एपिकल पोजीशन पे आ गया और ये एपिकल मेरिस्टेम की तरह बिहेव करने लगेगा और इस ग्रास को रिजेनरेट कर देगा। मान लो ये ग्रास है ना, आपको ऐसा मान लेना है फिलहाल। तो इसको क्या करेगा, रिजेनरेट कर देगा। वो जो पार्ट जानवर खा गया था, तो यहाँ पे हल्का फल्का जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम बच गया, ये एपिकल पोजीशन में आ गया और ये एपिकल मेरिस्टेम की तरह बिहेव करेगा और इसको रिजेनरेट कर देगा। यही NCERT लिखती है, जो अभी आपने समझ लिया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं लेटरल मेरिस्टेम की। देखिए अभी हमने देखा कि एपिकल मेरिस्टेम और इंटर कैलरी मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम है, ठीक है। लेकिन जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं ना, ये बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन ओरिजिन, ये प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली सेकेंडरी होते हैं। और ये होते कहाँ हैं, तो अकर्स ऑन लेटरल साइड ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, ये प्लांट ऑर्गन्स की लेटरल साइड में होते हैं। अब यहाँ पे NCERT में इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। 3 एग्जाम्पल दिए हैं, फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। इसमें से ये वाला तो प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम है और ये दोनों सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए आगे क्या है, समझेंगे इस पॉइंट को। NCERT की लाइन है तो ध्यान से थोड़ा समझेंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा है कि root apical meristem occupies the tip of a root while the shoot apical meristem occupies the distant most region of the stem axis। इस पॉइंट को आप एक डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पे ये मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया है। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक छोटा सा प्लांट है, इसमें ये सूट है ना, सूट के टिप पे सूट एपिकल मेरिस्टेम होता है और ये वाला रूट है, रूट के टिप पे रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, ये आप जानते हैं। तो NCERT कहती है, NCERT की लाइन है कि सूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्युपाइज द डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस। देखिए सूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्युपाइज द डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस। डिस्टेंट मोस्ट यानी दूरस्थ क्षेत्र पे है, एकदम सबसे लास्ट में है सूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। लेकिन रूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आप जानते हैं, आपने मॉर्फोलॉजी पढ़ लिया है कि यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए रूट कैप डेवलप हो जाती है, रूट कैप डेवलप हो जाती है।
तो हम ये नहीं कह सकते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि डिस्टेंट मोस्ट पे तो रूट कैप आ गई है। तो हम ये कह देते हैं कि जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है, रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्युपाइज द टिप ऑफ अ रूट, ये रूट के टिप पे है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है। अब इसको हटाती हूँ। अब चलो एक और एनसीईआरटी की ही ये लाइन है, ये समझ लेते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम कॉन्स्टिट्यूट द एक्सिलरी बड। आप इस पॉइंट को समझेंगे, ये हमारे पास एनसीईआरटी का डायग्राम है। शूट के टिप पे होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये आप जानते हैं। ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, इसका दो काम है, एक स्टेम का इलोंगेशन कराना, दूसरा नई नई लीफ बनाना। नई बनने वाली लीफ को लीफ प्राइमोडियम कहते हैं, ये लीफ प्राइमोडियम है। नई बनने वाली लीफ को लीफ प्राइमोडियम कहते हैं। तो जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, उसको कंप्लीट शूट का ग्रोथ करवाना है, तभी तो उसे शूट एपिकल मेरिस्टेम कह रहे हैं ना। तो एक तो इसको स्टेम का इलोंगेशन कराना है, दूसरा नई नई लीफ भी बनाना है। तो जब ये अपर साइड में ग्रो कर रहा होता है ना, स्टेम को का इलोंगेशन करा रहा होता है, नई नई लीफ बना रहा होता है, तो उस समय इसका कुछ पार्ट पीछे छूट जाता है, इसके कुछ सेल पीछे छूट जाते हैं। तो इसका जो पार्ट पीछे छूटता है ना, वो हमें लीफ के एक्सिल में दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी बड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एक्सिलरी बड कहते हैं। अब ये एक्सिलरी बड क्या कर सकता है, तो बहुत कुछ कर सकता है। आगे चल के इसी एक्सिलरी बड से ब्रांच भी डेवलप हो सकता है या फिर फ्लावर भी डेवलप हो सकते हैं। तो जो एक्सिलरी बड है, ये आगे चल के ब्रांच भी बना सकता है और फ्लावर भी बना सकता है। तो ये एनसीईआरटी की पॉइंट है, ये आपको यहाँ क्लियर हो चुकी है। अब इसी के साथ हमने यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टॉपिक चल रहा था हमारा, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं परमानेंट टिश्यू। दो टाइप पढ़ा ना टिश्यू का, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने खत्म कर दिया, अब हम पढ़ने वाले हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के फर्दर दो प्रकार हैं, दो टाइप्स हैं, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इसके बारे में एनसीईआरटी ने लिखा है कि मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, ये केवल एक प्रकार की सेल्स से मिलकर बनी होती है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल्स, इनमें मोर देन वन टाइप्स के सेल्स होते हैं। इसके जो टाइप्स हैं, कॉम्प्लेक्स जो परमानेंट टिश्यू है, इसके फर्दर आगे टाइप्स हैं जाइलम एंड फ्लोएम। हम आगे पढ़ेंगे कि जाइलम 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलके बना है, फ्लोएम भी 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलके बना है। तो जाइलम एंड फ्लोएम 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलके बने हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। अब आपको अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो तो आप जानते हैं कि जाइलम वाटर का कंडक्शन होता है इसके थ्रू, फ्लोएम के थ्रू फूड का कंडक्शन होता है। तो यहाँ पे कंडक्शन चल रहा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू के थ्रू, तो इसे कंडक्टिंग टिश्यू भी कह देते हैं और इन्हें वेस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है। और ये जिस प्लांट में होते हैं उन्हें वेस्कुलर प्लांट कहा जाता है। 3 वेस्कुलर प्लांट हैं, 3 टाइप के, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये तो प्लांट किंगडम में आप पढ़ते ही हैं। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। अब सिंपल टिश्यू की बात कर लेते हैं, यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू की। तो इसके भी फर्दर 3 टाइप्स हैं, एक होता है पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। PCS से आप याद रख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सिंपल टिश्यू को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, पैरेन्काइमा स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले पैरेन्काइमा पढ़ लेते हैं। तो देखेंगे पैरेन्काइमा के बारे में क्या लिखा है कि ये लिविंग टिश्यू है। कैसा लिविंग टिश्यू है, फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन्स। ये प्लांट ऑर्गन्स में मेजर कंपोनेंट जो है वो पैरेन्काइमा फॉर्म करती है। ये आपको याद रखना है, एनसीईआरटी की लाइन है। अब इनकी जो सेल वॉल है, भाई प्लांट सेल है तो सेल वॉल तो होगी ना, तो सेल वॉल कैसी है, थीन है एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज की बनी है। इनके जो सेल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं और हैव स्मॉल ICS मतलब इंटरसेल्यूलर स्पेस। आप देख लो एनसीईआरटी की डायग्राम, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है पैरेन्काइमा का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इनके सेल्स जो होते हैं ना, ये या तो क्लोजली पैक्ड होते हैं या फिर इनके बीच में स्मॉल इंटरसेल्यूलर स्पेस भी हो सकता है। इंटरसेल्यूलर स्पेस क्या होता है, सेल के बीच के स्पेस को इंटरसेल्यूलर स्पेस कहते हैं। तो यहाँ पे आपको शायद इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, डायग्राम थोड़ा रंगीन है, बट यहाँ पे आप देखो एनसीईआरटी ने दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पे इनके बीच में स्मॉल इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट है। तो ये पैरेन्काइमा का डायग्राम दिया है, याद रखिएगा। अब शेप की बात कर लेते हैं। जो पैरेन्काइमा है और जनरली आइसोडायामेट्रिक मीन्स इनके जो सेल्स हैं उन सभी का डायमीटर लगभग समान सा होता है, सेम सा होता है।
अब शेप की बात की गई है कि दे मे बी स्फेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, राउंड हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकते हैं और इलोंगेटेड हो सकते हैं इन शेप में। अब इनके फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो इनका फंक्शन है फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन। याद रखिएगा, एनसीईआरटी की लाइन है। अब अगला टाइप है कॉलनकाइमा। ठीक है, कॉलनकाइमा, इनको हम लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कहते हैं। मैकेनिकल टिश्यू मतलब ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, मीन्स जहाँ पे ये होगा वहाँ पे उस पार्ट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, उसको टूटने से बचाएगा। देखिए, दो मैकेनिकल टिश्यू है, एक कॉलनकाइमा, एक स्क्लेरेनकाइमा। इसमें से जो कॉलनकाइमा है इनके सेल्स लिविंग है तो इन्हें लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कहते हैं। जो स्क्लेरेनकाइमा है, इसके बाद अभी हम पढ़ेंगे, उससे हम डेड मैकेनिकल टिश्यू भी कहते हैं। कॉलनकाइमा के बारे में आगे लिखा है कि इट कंसिस्ट्स ऑफ सेल्स विच आर मच थिकेंड एट द कॉर्नर्स ड्यू टू अ डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन। इसको एनसीईआरटी के डायग्राम से समझते हैं। ये देखो, ये एनसीईआरटी का ही पेज है, यहाँ पे ये कॉलनकाइमा का डायग्राम दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कॉलनकाइमा की ये सेल्स है, ठीक है, इनके कॉर्नर पे देखिए, इनका जो कॉर्नर है यहाँ पे हमें डिपोजिशन देखने को मिलता है। इस वजह से जो कॉर्नर है वो थिक है। ठीक है, यहाँ पे किसका डिपोजिशन है, तो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन का, मेनली पैक्टिन का, लेकिन सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज भी होते हैं। तो यहाँ पे हमें डिपोजिशन देखने को मिल रहा है कॉर्नर्स पे। इस वजह से कॉर्नर्स कैसे है, ठीक है, आप देख सकते हैं, लिखा भी है थिकेंड कॉर्नर्स। ये प्रोटोप्लाज्म भी दिखाया गया है, ये वैक्यूल दिखाया गया है, सेल वॉल दिखाया गया है। आप याद रखिएगा, ये डायग्राम याद रखिएगा कि ये कॉलनकाइमा का है। और यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको सेल्स के बीच में कोई स्पेस देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब है कि दीज सेल्स एसिमिलेट फूड व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, कि अगर इन सेल्स में, कॉलनकाइमा के सेल में क्लोरोप्लास्ट है तो ये फूड एसिमिलेट करते हैं, मीन्स फोटोसिंथेसिस से फूड फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या हो गया, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ अ लीफ। ये क्या करता है, मैकेनिकल टिश्यू है तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, किसको, तो ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के ग्रोइंग पार्ट्स को, जैसे कि यंग स्टेम को, एंड पिट्यूल ऑफ अ लीफ, यानी लीफ के पिट्यूल को, लीफ के डंठल को, स्टॉक को। यंग स्टेम का मतलब है कि देखिए, यंग स्टेम का क्या मतलब है कि सेकेंडरी ग्रोथ से पहले जो स्टेम होता है ना, उसे हम कहते हैं यंग स्टेम। लेकिन आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ जो स्टेम है उसे हम वुडी स्टेम कहते हैं, ओल्ड स्टेम कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ से पहले यंग कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि ये जो कॉलनकाइमा है ये हमें कहाँ मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ये हम अभी देखने वाले हैं। तो देखिए, पहले सबसे पहले मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन पढ़ के बता देती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ आपको समझाऊंगी। एनसीईआरटी लिखती है, एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन में पढ़ के सुना रही हूँ कि कॉलनकाइमा अकर्स इन लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट। इट इज फाउंड आइदर एज अ होमोजेनस लेयर और इन पैचेज। आप समझेंगे कि जो कॉलनकाइमा है ना, ये डाइकॉट स्टेम में मिलता है, लेकिन कब, यंग स्टेम में, यंग डाइकॉट स्टेम में मिलेगा। यंग मतलब बिफोर सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये सनफ्लावर के स्टेम का टीएस लिया और ये यहाँ पे कुकुरबिटा स्टेम का। ठीक है, अब देखो, अभी मैं पढ़ाऊंगी आपको आगे चल के स्टेम का जब स्ट्रक्चर देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर, तो देखेंगे कि सबसे बाहर क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। ठीक है, और एपिडर्मिस के अंदर होता है हाइपोडर्मिस। तो यंग डाइकॉट स्टेम में ये जो हाइपोडर्मिस है ना, ये कॉलनकाइमा का बना होता है। अब देखो, यहाँ पे आपको सनफ्लावर स्टेम में देखो, ये जो है ये होमोजीनस लेयर के फॉर्म में दिख रही है, लेकिन जो कुकुरबिटा स्टेम होता है यहाँ पे ये पैचेस के फॉर्म में होते हैं, टुकड़ों के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, यही एनसीईआरटी कहना चाह रही है। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया कि ये लीफ है ना, इसका ये स्टॉक है, पिटियोल कहते हैं इसको, इसमें भी होता है। और जहां पे ये होगा वहां पे ये क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, उस पार्ट को टूटने से बचाएगा। तो ये हमारा हो गया कॉलनकाइमा के बारे में। अब चलिए आगे हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। स्क्लेरेनकाइमा, इसको हम मेन मैकेनिकल टिश्यू कहते हैं, क्योंकि ये डाइकॉट में भी है, मोनोकॉट में भी है, इसे हम मेन मैकेनिकल टिश्यू मानते हैं। ये डेड है,
मैंने अभी आपको बताया ये डेड मैकेनिकल टिश्यू है। अब सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा की बात की गई है कि इसके जो सेल्स हैं वो कैसे होते हैं। तो जनरली लॉन्ग होते हैं, ये यहाँ पे फाइबर की बात की गई है, मतलब स्क्लेरेनकाइमा के भी दो प्रकार है, अभी हम देखेंगे। तो ये जनरली कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, नैरो होते हैं, थिक वॉल्ड है, वॉल कैसी है, थिक है, लिग्निफाइड है, मीन्स लिग्निन का डिपोजिशन हो गया है, विदाउट प्रोटोप्लास्ट है, डेड है, लिग्निन का डिपोजिशन हो चुका है, कैसा है, डेड है। अब आप देखेंगे स्क्लेरेनकाइमा जो है वो मिलती कहाँ पे है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट आपको याद रखना आगे है, जब भी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो देंगे, यहाँ पे नहीं है, बट मैंने आपके लिए लिख दिया कि स्क्लेरेनकाइमा मिलता है हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम। अभी हमने देखा डाइकॉट स्टेम में, यंग डाइकॉट स्टेम का जो हाइपोडर्मिस है उसमें क्या है, कॉलनकाइमा है, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा जो है वो मोनोकॉट स्टेम के हाइपोडर्मिस में स्क्लेरेनकाइमा होता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कहते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ पिट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन ऑन वॉल्स। वॉल्स पे लिग्निन के डिपोजिशन से वेरियस टाइप्स के पिट्स का फॉर्मेशन होता है। ये पिट्स क्या होते हैं अभी हम समझेंगे। हाँ, अब देखो यही बात मैंने आपको कहा ना कि ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे जो स्क्लेरेनकाइमा है मे बी आइदर फाइबर्स और स्क्लेरिड्स, इसकी भी दो प्रकार है, फाइबर और स्क्लेरिड। अब आइए एक एक करके इनको हम समझते हैं। देखिए जो फाइबर्स है ना, फाइबर ये कैसे होते हैं, तो भाई ये थिक होते हैं, थिक वॉल्ड है, लिग्निन का डिपोजिशन है वो हो चुका है, लिग्निन का हैवी डिपोजिशन देखने को मिलता है, तो थिक वॉल्ड है, इलोंगेटेड है एंड पॉइंटेड सेल्स हैं। आप देख लो एनसीईआरटी में यहाँ पे ये फाइबर को दिखाया गया है, ठीक है, फाइबर को दिखाया गया है, इलोंगेटेड है, लंबी लंबी सी है, पॉइंटेड है। अब देखो थिक वॉल्ड है, आप देखिए यहाँ पे दिखाया भी गया है, इनका सेल वॉल कैसा है, थिक है। यहाँ पे लिग्निन का हैवी डिपोजिशन देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको पिट समझाती हूँ, पिट क्या होता है। आप देखो यहाँ पे इसके वॉल पे लिग्निन का डिपोजिशन है, पूरे वॉल पे लिग्निन का डिपोजिशन है, और जहां पे लिग्निन का डिपोजिशन नहीं हो पाया ये क्या है, पिट है। ये क्या है, जहां पे नहीं हो पाया ये क्या है, पिट है। तो पिट क्या होते हैं, अनलिग्निफाइड एरियाज ऑन लिग्निफाइड वॉल, कि पूरे वॉल पे लिग्निन का डिपोजिशन है, जहां पे लिग्निन का डिपोजिशन नहीं हो पाया है वो उसे क्या कहेंगे, पिट कहेंगे। समझ में आ गया। और देखो इनके जो ल्यूमन है वो नैरो है, क्योंकि वॉल कैसी है, थिक है, लिग्निन का डिपोजिशन हैवी हो चुका है। अब क्या कहते हैं कि ये जो है फाइबर जनरली अकर इन ग्रुप्स में होते हैं इन वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के वेरियस पार्ट में ये ग्रुप्स में मिलते हैं। अब अगला है स्क्लेरिड्स, ये कैसे होते हैं, स्फेरिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल, हाईली थिकेंड डेड सेल्स विथ वेरी वेरी नैरो ल्यूमन। आप देखेंगे यहाँ पे ये स्क्लेरिड्स है, ठीक है। पिंक कलर से आप देखो यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन दिखाया गया है, पिंक कलर से, थिक वॉल है, कितना थिक वॉल है, लिग्निन का हैवी डिपोजिशन हो गया है। और देखो उजला कलर में यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये ल्यूमन है, ल्यूमन कितना नैरो हो चुका है ना, क्योंकि वॉल जो है वो काफी थिक है, तो ल्यूमन नैरो हो गया। यहाँ पे ये पिट्स दिखाया गया है, और पिट्स आप यहाँ पे देखो कि इनके जो पिट्स है कैसे ब्रांच्ड पिट्स हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं ब्रांचिंग आपको दिख रही है, ब्रांच्ड पिट्स होते हैं। अब ये मिलते कहाँ, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये फ्रूट वॉल ऑफ नट्स में, पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, पियर, सपोटा, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ टी, ये याद करना पड़ेगा। सारी एनसीईआरटी की ही लाइन है, तो आप देख लेना कि ये कहाँ कहाँ पे होते हैं। इसी के साथ हमने सिंपल जो परमानेंट टिश्यू था वो पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। उसमें पहले पढ़ेंगे जाइलम, फिर पढ़ेंगे फ्लोएम। अच्छा, स्क्लेरेनकाइमा का फंक्शन क्या हो गया, तो स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन, ठीक है। अब जाइलम का सबसे पहले फंक्शन की बात कर लेते हैं। इनका फंक्शन क्या है, तो टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड्स फ्रॉम द रूट्स टू स्टेम एंड लीव्स। रूट से वाटर एंड मिनरल्स का ये क्या करते हैं, कंडक्ट करते, रूट से स्टेम एंड लीव्स की ओर पहुंचाते हैं। एंड टू गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स, और ये प्लांट पार्ट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देते हैं। अब जो जाइलम है इज कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स से मिलके बने हैं। क्या क्या है, ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। इसमें से जो ट्रैकिड्स, वेसल एंड जाइलम फाइबर्स है ना, ये डेड है, लिग्निफाइड है, ये लिविंग है। इसमें से ये तो इनका फंक्शन है कंडक्शन, ये कंडक्शन का इनका फंक्शन हो गया। जो जाइलम फाइबर्स है
ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और जो जाइलम पैरेन्काइमा है ये इनका है स्टोरेज फंक्शन है इनका। ठीक है, अब आइए एक एक करके इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रैकीड्स की। इसकी ट्रैकीड्स की, जो ट्रैकीड्स हैं यहाँ पे ये प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं, ये जाइलम के प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं, मीन्स ये सबसे पहले आए हैं। ठीक है, ये आपको सारे वेस्कुलर प्लांट में मिल जाएंगे, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सभी में है। ये सबसे पहले आए तो इससे हमने कहा कि ये प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम है। ट्रैकीड्स होते कैसे हैं? आर इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल्स विथ थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स एंड टेपरिंग एंड्स। मैं आपको एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाती हूँ। देखिए ये यहाँ पे ट्रैकीड दिखाया गया है, इलोंगेटेड है, ट्यूब लाइक है। ठीक है, ये यहाँ पे ट्रैकीड दिखाया गया, आप देख लेना ट्रैकीड्स कैसे हैं। तो इलोंगेटेड है, ट्यूब लाइक सेल्स हैं, थिक है एंड लिग्निफाइड वॉल्स है। लिग्निफाइड, लिग्निन का डिपोजिशन हो चुका है, टेपरिंग एंड्स है। ट्रैकीड्स डेड है, विदाउट प्रोटोप्लास्ट है, बता चुकी हूँ। द इनर लेयर्स ऑफ द सेल वॉल हैव थिकनिंग विच वेरी इन फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इन फ्लावरिंग प्लांट्स में ट्रैकीड्स एंड वेसल्स आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में ट्रैकीड्स एंड वेसल्स जो है वो मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम वो तो एनसीईआरटी का डायग्राम आपने देखा, अभी मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है, थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे। यहाँ पे ये मैंने ट्रैकीड दिखाया, ये एक ट्रैकीड है, ये एक ट्रैकीड है, ये एक ट्रैकीड है। मीन्स ट्रैकीड जो है ये यूनिसेल्युलर है ना। यहाँ पे ये भी एक ट्रैकीड, ये एक ट्रैकीड, ये एक ट्रैकीड है। तो यहाँ पे हर एक सेल ट्रैकीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक सेल ट्रैकीड है। तो ट्रैकीड यूनिसेल्युलर होते हैं, ये तो रो में अरेंज है, तो मल्टीसेल्युलर मत समझ लेना, हर एक सेल ट्रैकीड है। अब देखिए इनके जो एंड वॉल होते हैं ना वो टेपरिंग होते हैं। अब इनका ये जो है ये एंड वॉल है ना, ये एंड वॉल है। एंड वॉल पे पिट्स प्रेजेंट होते हैं और इसी पिट्स से वाटर का कंडक्शन चलता है। और लेटरल वॉल पे भी पिट्स होते हैं, लेकिन एंड वॉल पे बहुत ज्यादा पिट्स होते हैं और उसी के थ्रू वाटर का कंडक्शन चलता है। अब देखो यहाँ पे ये तो ट्रैकीड हो गया, ठीक है, और इनका जो ल्यूमेन है वो थोड़ा नैरो होता है। अब हम यहाँ पे वेसल की बात करेंगे, फिर मैं इन दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस भी बताऊंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वेसल है क्या। पहले थोड़ा ये देख लेते हैं। वेसल जो है एडवांस्ड कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम, ये जाइलम के एडवांस्ड कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं। देखो वेसल जो है ना ये मेनली एंजियोस्पर्म्स में मिलते हैं, हाँ कुछ जिम्नोस्पर्म्स में भी मिलते हैं, हम एक्सेप्शन की बात नहीं करेंगे। साथ ही कुछ एंजियोस्पर्म्स तो ऐसे हैं जो वेसल डेवलप कर ही नहीं पाए, तो उनकी हम बात नहीं करेंगे। मेनली जो वेसल्स होते हैं ये एंजियोस्पर्म्स में मिलते हैं, ये आपको याद रखने की एडवांस कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम है। कैसे होते हैं? लॉन्ग वेसल इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कैसा है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। बहुत सारे सेल्स से मिलके बना होता है और उन सेल्स को कहते हैं वेसल मेंबर्स। क्या कहते हैं? वेसल मेंबर्स कहते हैं। ईच विथ लिग्निफाइड वॉल एंड अ लार्ज सेंट्रल कैविटी। आप समझ लो, यहाँ पे देखिए मेरे पास है ना, ये यहाँ पे ये वेसल है, ये देखो ये वेसल है। एनसीईआरटी क्या लिखती है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये कैसा है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पे एक वेसल को दिखाया है। अब ये जो एक वेसल है ये मैनी सेल्स से मिलके बने हैं। ये देखो ये एक सेल, ये एक सेल, ये एक सेल, तो मैनी सेल से मिलके बने हैं वेसल। और जिन सेल से मिलके ये बने हैं उन्हें कहते हैं वेसल मेंबर या वेसल एलिमेंट। क्या कहते हैं? वेसल मेंबर या वेसल एलिमेंट कहते हैं। ये एक वेसल मेंबर, ये एक वेसल मेंबर, ये एक वेसल मेंबर है। ठीक है, अब देखो जो वेसल मेंबर है ना इनकी ये हो गया इनका कॉमन वॉल है ना, एनसीईआरटी की लाइन समझा रही हूँ। ये कॉमन वॉल हो गया। इनके कॉमन वॉल पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, परफोरेशन होता है और उसी पोर्स के थ्रू जो वेसल मेंबर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है इसी पोर के थ्रू। तो इनके कॉमन वॉल पे पोर प्रेजेंट है, छेद है, परफोरेशन है, इसी के थ्रू ये आपस में कनेक्टेड है और इसी से वाटर का कंडक्शन होता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये है ट्रैकीड, ये है वेसल। अब दोनों में थोड़ा डिफरेंस कर लेते हैं। ये प्रिमिटिव है, कंडक्टिंग एलिमेंट्स है जाइलम का, ये एडवांस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये यूनिसेल्युलर है लेकिन ये मल्टी सेल्युलर है।
ये मैनी सेल्स से मिलके बन रहे हैं, तो ये मल्टी सेलुलर है। यहाँ पे कोई पोर प्रेजेंट नहीं है, इसके एंड वॉल पे पोर नहीं है, पिट है। आपको समझा चुकी हूँ पिट क्या होता है, कि पूरी वॉल पे लिग्निन का डिपोजिशन है, जहां पे नहीं हो पाया उसे कहेंगे पिट। लेकिन यहाँ पे पोर प्रेजेंट है, यहाँ पे पोर प्रेजेंट नहीं है। इसका ल्यूमन कैसा है, नैरो है, इसका वाइड है, और यहाँ पे इसके बोथ एंड क्लोज है, इसके ओपन है। तो ये कुछ डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे वेसल के भी लेटरल वॉल पे पिट्स होंगे, ठीक है। अब चलिए, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको समझा चुकी हूँ। वेसल्स आर डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये भी डेड है, ये पहले ही बता चुकी थी मैं, ये भी डेड है। अब आइए जाइलम फाइबर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जाइलम फाइबर्स हैव हाईली थिकेंड वॉल एंड ओब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमन। आप समझेंगे, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ये ऐसे मान लीजिए कि ये जाइलम फाइबर मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है। तो इसमें लिग्निन का डिपोजिशन है, यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन होता है। इनके जो हाईली थिकेंड वॉल होते हैं, वॉल बहुत ज्यादा थिक है, लिग्निन का बहुत ज्यादा डिपोजिशन हो गया है, और ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमन, और इस वजह से जो ल्यूमन है ना वो बहुत छोटा बचता है। लगभग जो ब्लॉक ल्यूमन होते हैं उसे हम कहते हैं ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन, ठीक है। और साथ ही दिस में आइदर भी सेप्टेड और एब्सेंट। ये सेप्टेड, यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट भी हो सकता है, सेप्टा प्रेजेंट होगा तो कहेंगे सेप्टेड है, ऐसे ऐसे करके सेप्टा प्रेजेंट भी हो सकता है, प्रेजेंट होगा तो कहेंगे सेप्टेड है, नहीं होगा तो कहेंगे ए सेप्टेड है। तो ये सेप्टेड भी हो सकते हैं, ए सेप्टेड भी हो सकते हैं, और ये भी तो डेड ही है ना। अब है जाइलम पैरेन्काइमा, यहाँ पे इनके सेल्स जो है वो लिविंग है और थिन वॉल्ड है। इनकी वॉल कैसी है, थिन है, और जो सेल वॉल है इनकी वो बनी होती है मेड अप ऑफ सेल्यूलोज की बनी होती है। और इनका जो फंक्शन है क्या है, मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स को स्टोर करना। इनका मेन फंक्शन है किस फॉर्म में, तो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट के फॉर्म में फूड मटेरियल को स्टोर करना इनका मेन फंक्शन है। साथ ही ये स्टोरेज ऑफ अदर सब्सटेंसेस का भी स्टोरेज करते हैं, लाइक टेनिन्स, ठीक है। तो ये हो गया जाइलम। अब आइए, अब यहाँ पे हम कुछ और टर्म की बात कर लेते हैं। देखिए, जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम, दूसरा सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। देखिए, प्राइमरी जो जाइलम फ्लोएम प्लांट की लाइफ में पहले बनते हैं उन्हें प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम कहेंगे, जो बाद में बनते हैं उन्हें सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम कहते हैं, ठीक है। तो जो जाइलम एंड फ्लोएम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ बनते हैं उन्हें सेकेंडरी कहेंगे, जो ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ बनते हैं उन्हें प्राइमरी कहेंगे। तो प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम कब बनते हैं, फॉर्म्ड ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ, और सेकेंडरी कब बनते हैं, फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। फ्लोएम के बारे में आगे भी बताऊंगी, साथ में यहाँ पे भी हल्का समझा दिया। अब देखिए, ये जो प्राइमरी जाइलम है ना, प्राइमरी जाइलम, ये दो तरह का है, प्रोटोजाइलम प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, ठीक है। अब देखिए, जो प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम क्या है, प्राइमरी जाइलम की जो सेल जो पहले बनती है ना वो नैरो ल्यूमन वाली होती है, उसे प्रोटोजाइलम की सेल कहते हैं। और जो बाद में बनती है, प्रोटोजाइलम बनने के बाद में जो बनती है वो वाइड ल्यूमन वाली होती है, उसे मेटाजाइलम की सेल कहते हैं। तो ये फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम है, ये लेटर फॉर्म्ड जाइलम है। इनके जो सेल है, इनके जो ट्रैकीड एंड वेसल है, उनका ल्यूमन जो है वो नैरो होता है, और इनके जो सेल है, इनका जो ट्रैकीड वेसल है, उनका ल्यूमन कैसा होगा, वाइड होगा। अब चलिए, अब यहाँ पे कुछ टर्म है, जाइलम एंडार्च एंड जाइलम एग्जार्च, ये क्या होते हैं ये समझेंगे। देखो, अभी आपने प्रोटो एंड मेटाजाइलम पढ़ा, तो यहाँ पे आपको प्रोटोजाइलम देखना है, ठीक है। अगर प्रोटोजाइलम बाहर है मीन्स टुवर्ड पेरीफेरी है तो जाइलम एग्जार्च, अगर प्रोटोजाइलम अंदर है मीन्स टुवर्ड सेंटर है तो जाइलम एंडार्च, ऐसे याद रख सकते हैं। जाइलम एंडार्च स्टेम में मिलता है एंड जाइलम एग्जार्च रूट में मिलता है। तो एंडार्च में क्या है, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरीफेरी, एंड एग्जार्च में क्या होगा, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरीफेरी एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स सेंटर। सिंपल याद रखिएगा कि जाइलम अगर प्रोटोजाइलम अगर बाहर है तो जाइलम एग्जार्च, और अगर अंदर है तो जाइलम एंडार्च, ठीक है। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं, और ये रूट में एग्जार्च एंड स्टेम में एंडार्च होता है, याद रखिएगा। इसी के साथ जाइलम तो कंप्लीट हो गया, अब बच गया फ्लोएम। तो हम यहाँ पे फ्लोएम की बात कर लेते हैं। इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट्स फूड
मटेरियल्स यूजुअली फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, इनका काम है फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, यूजुअली लीव्स से प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक, ठीक है। अब फ्लोएम जो है ये भी मिलके बने हैं 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से, बताया था ना। तो एंजियोस्पर्म में जो वो 4 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं वो कौन है? सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। लेकिन जिम्नोस्पर्म में होता है, यहाँ पे सीव ट्यूब है, यहाँ पे सीव सेल्स होते हैं, यहाँ पे कंपेनियन सेल्स हैं, यहाँ पे एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं, और फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स तो होंगे ही, ये आप याद रखिएगा। अब चलिए अब समझते हैं इन चारों एलिमेंट। हम एंजियोस्पर्म की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम फ्लावरिंग प्लांट का एनाटॉमी पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पे ये देखो मैंने एक सीव ट्यूब दिखाया है, एक सीव ट्यूब दिखाया है, ठीक है। अब आप देखिए जो एक सीव ट्यूब का फॉर्मेशन है वो मैनी सेल से हो रहा है, मैनी सेल के फ्यूजन से एक सीव ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, मीन्स ये भी कैसा है? मल्टी सेलुलर है। अब जिस सेल के फ्यूजन से सीव ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है ना, उसे कहते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट। क्या कहते हैं? सीव ट्यूब एलिमेंट कहते हैं। तो ये एक सीव ट्यूब एलिमेंट है, ये एक सीव ट्यूब एलिमेंट है, ये एक सीव ट्यूब एलिमेंट है। मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट में आप देखेंगे आपको सेंटर में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल डेवलप दिखेगा, ठीक है, सभी में देख लीजिए। और इस वजह से जो साइटोप्लाज्म है वो पेरीफेरी पे आ जाता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है एंड पेरीफेरल साइटोप्लाज्म होता है। लेकिन आपको यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट में न्यूक्लियस नहीं होता है, इनिशियली होता है लेकिन मैच्योर कंडीशन में नहीं होता है। तो ये हमने यहाँ पे एक सीव ट्यूब को दिखाया है। अब आप देखो आपको जगह जगह पे सीव लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसे कहते हैं सीव प्लेट। क्या कहते हैं? सीव प्लेट कहते हैं। और इस सीव प्लेट में मैनी पोर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं सीव पोर्स, और इन्हीं के थ्रू फूड का कंडक्शन चलता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए? सीव पोर्स हो गए। अब देखो, अब आपको प्रत्येक सीव ट्यूब एलिमेंट के साथ एक थिन वॉल सेल अटैच मिलती है, इन्हें हम कहते हैं कंपेनियन सेल। क्या कहते हैं? कंपेनियन सेल कहते हैं। ये इनका न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म हमने दिखा दिया। अब देखो जो कंपेनियन सेल है एंड सीव ट्यूब एलिमेंट है, इनका फॉर्मेशन एक ही मदर सेल के डिवीजन से होता है। मतलब इनका ऑरिजिन जो है वो एक ही मदर सेल से हुआ, एक ही मदर सेल के डिवीजन से सीव ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल का फॉर्मेशन होता है। तो ये सिस्टर है, सिस्टर सेल्स हैं, बहनें हैं दोनों। अब जो सीव ट्यूब एलिमेंट है एंड कंपेनियन सेल है, ये आपस में कनेक्टेड है। इनके कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल पे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन देखने को मिलते हैं, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन देखने को मिलते हैं, जिससे ये कनेक्टेड है। अब देखिए, अब मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट में न्यूक्लियस है नहीं, तो ऐसे कंडीशन में कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस इसके फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो ये हो गया, हमने देखा। अब आइए एनसीईआरटी की लाइन हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी का ही टुकड़ा है मेरे पास, इसी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, सीव ट्यूब एलिमेंट्स क्या होते हैं? सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर ऑल्सो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडनली एंड आर एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल्स। लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होते हैं एंड कंपेनियन सेल से एसोसिएटेड होते हैं, मैंने दिखाया, दोनों बहनें हैं। Their end walls are perforated in a sieve-like manner to form the sieve plates। मैंने आपको sieve plates दिखाया ना कि उनका जो end wall है ना वो perforated है, मीन्स उसमें sieve pores present है। परफोरेट इन अ sieve like manner, sieve यानी छन्नी के जैसा, उनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वो क्या, उन्हें क्या कहते हैं? sieve plate कहते हैं। ये सभी मैंने आपको दिखाया। अ मैच्योर sieve tube एलिमेंट पजेस अ पेरीफेरल साइटोप्लाज्म, की जो मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स होता है ना उनमें पेरीफेरल साइटोप्लाज्म में दिखाया, क्योंकि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल डेवलप हो जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म कैसा है? पेरीफेरल है, बट न्यूक्लियस नहीं है। मैंने दिखाया आपको न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो इनके फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। अब कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं? तो ये स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स है। कंपेनियन सेल्स क्या है? स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब एलिमेंट्स, जो कि सीव ट्यूब एलिमेंट से क्लोजली एसोसिएटेड है। द सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स आर कनेक्टेड बाय पिट फील्ड्स प्रेजेंट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स। कि आप देखो यहाँ पे मैंने बताया ना कि इनके कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल पे पिट फील्ड प्रेजेंट है, इट मीन्स प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन प्रेजेंट है, ठीक है।
प्रजेंट कॉमन द कंपेनियन सेल्स हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखिएगा। अब आ जाता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब देखो एनसीईआरटी का भी डायग्राम मैं आपको दिखा देती हूँ, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो यहाँ पे आप देखो ये दिखाया गया है सीव ट्यूब, है ना, सीव ट्यूब एलिमेंट है ये क्या है, सीव ट्यूब एलिमेंट है, और इससे एसोसिएटेड ये कंपेनियन सेल दिखाया गया है, और यहाँ पे ये ग्रीन कलर में क्या दिखाया गया है, ग्रीन कलर में फ्लोएम पैरेन्काइमा दिखाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो सीप पोर भी दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये डायग्राम से बहुत क्लियर नहीं होता, यहाँ पे ये देखिए सीप पोर भी दिखाया गया है, सीप प्लेट दिखाया गया है, तो मैंने आपके लिए अलग से डायग्राम बनाया था। तो ये आपने देखा, ये यहाँ पे पैरेन्काइमा है। तो जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है, अब इसकी बात कर लेते हैं, इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स विच हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल कैसी है, इलोंगेटेड है, टेपरिंग है, सिलेंड्रिकल है, जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस है, और इनके जो सेल वॉल है कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज के बने हैं, एंड हैज पिट्स थ्रू विच प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस एग्जिस्ट बिटवीन द सेल्स के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन है, ठीक है। द फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड मटेरियल, इनका मेन काम क्या है, फूड मटेरियल्स को स्टोर करना, एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक रेजिन्स, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज, इनका भी स्टोरेज ये करते हैं। एक चीज देखिए, आपको मैं बताना भूल गई, हमने देखा कि जाइलम के जो ज्यादातर एलिमेंट्स हैं वो डेड हैं, लेकिन फ्लोएम में देखिए ये लिविंग है, ये लिविंग है, ये लिविंग है, बस एक डेड है, फ्लोएम फाइबर कहीं पे भी हो, जाइलम फ्लो में या फ्लोएम फाइबर में वो डेड ही होते हैं, और पैरेन्काइमा लिविंग होते हैं। तो यहाँ पे इनके मेजर जो एलिमेंट्स हैं वो लिविंग है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स। मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होते हैं, याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द में। अब अगला है फ्लोएम फाइबर्स, जिसे हम बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं, आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से मिलके बने हैं। किससे बने, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से। दीज आर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम में जनरली एब्सेंट होते हैं, बट आर फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम, लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम में होते हैं। दीज आर मच इलोंगेटेड, अनब्रांच्ड एंड हैव पॉइंटेड नीडल लाइक अपाइसिस। ये कैसे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, नीडल लाइक पॉइंटेड इनके जो एंड है वो होते हैं। द सेल वॉल ऑफ फ्लोएम फाइबर इज क्वाइट थिक, और उनके जो सेल वॉल होते हैं वो थिक होते हैं। एट मैच्योरिटी दिस फाइबर्स, दिख रहा है तो हाँ, एट मैच्योरिटी दिस फाइबर्स लूज देयर प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड। मतलब देखो मैच्योरिटी में ये डेड हो जाते हैं, है ना, शुरुआत में जब बने हैं तो लिविंग होंगे, और मैच्योर होते होते ये डेड हो जाते हैं। मैच्योरिटी पे ये कैसे होते हैं, डेड होते हैं। फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प आर यूज्ड कॉमर्शियली, इनका यूज कॉमर्शियली किया जाता है। सारे लाइंस इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। अब देखो वही प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, प्रोटोफ्लोएम का क्या लिखा है, द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट्स ऑफ नैरो सीव ट्यूब एंड इज रेफर टू एज प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम। देखो जो पहले बने उन्हें प्रोटोफ्लोएम कहेंगे, और इनके जो सीव ट्यूब है ना, सीव ट्यूब वो नैरो होते हैं, और लेटर फॉर्म फ्लोएम हैज बिगर सीव ट्यूब्स एंड इट इज रेफर्ड एज मेटाफ्लोएम। और जो बाद में बने उन्हें मेटाफ्लोएम कहेंगे, और इनके जो सीव ट्यूब हैं वो कैसे होंगे, वो होंगे बिगर होंगे। तो ये याद रख लीजिएगा, मेनली वो जाइलम वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा, और साथ में थोड़ा ये भी याद रखिएगा। तो इसी के साथ में यहाँ पे हमारा जो टिश्यू वाला पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। अब हम टिश्यू सिस्टम स्टार्ट करेंगे। देखिए टिश्यू सिस्टम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ और भी बताना चाहती हूँ। देखो मैंने आपको बताया ना कि कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा दोनों मैकेनिकल टिश्यू है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो कॉलनकाइमा है ये मैकेनिकल फंक्शन के साथ साथ वाइटल या बायोलॉजिकल फंक्शन भी परफॉर्म करता है। जैसे कि देखो कॉलनकाइमा जहां पे है, जिस ऑर्गन में, उसको टूटने से बचाता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। तो ये तो मैकेनिकल फंक्शन हो गया, लेकिन वो लिविंग है, उसमें क्लोरोप्लास्ट है, तो वो फोटोसिंथेसिस भी करता है, और ये उसका बायोलॉजिकल या वाइटल फंक्शन हो गया। तो ये दोनों तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है, याद रखिएगा। लेकिन जो स्क्लेरेनकाइमा है वो सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब देखिए
अब टिश्यू सिस्टम शुरू करने से पहले कुछ चीजें मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि जब प्लांट में हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए स्टेम, हम यहाँ पे डाइकोट स्टेम की बात कर रहे हैं, हम पढ़ेंगे टीएस पढ़ेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे, तो डाइकोट स्टेम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बाहर में क्या होता है, एपिडर्मिस होता है, उसके अंदर हाइपोडर्मिस है, उसके अंदर जनरल कॉर्टेक्स है, फिर क्या है एंडोडर्मिस है, फिर क्या है पेरिसाइकल है, और फिर वेस्कुलर बंडल है, और वेस्कुलर बंडल के बीच में मेडुलरी रेज होते हैं, और सेंटर में मेडुला या पिथ होता है। ये सब मैं डायग्राम में आपको दिखाऊंगी, सबको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझना है, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। अब इसमें से देखिए, ये तो हो गया एपिडर्मिस। अब ये जो हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस है, इसको कलेक्टिवली हम कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। और एंडोडर्मिस के अंदर जो टिश्यू है उसे स्टील कहा जाता है। ये पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल, मेडुलरी रेज, मेडुला, ये सभी जो है ये स्टील का पार्ट है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कॉर्टेक्स का आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है, तो कॉर्टेक्स का आउटर लेयर हो जाएगा हाइपोडर्मिस, मिडिल लेयर कौन सा है जनरल कॉर्टेक्स, और इनर लेयर कौन सा हो जाएगा एंडोडर्मिस। इसी तरीके से पूछ लेंगे कि स्टील का आउटर लेयर तो पेरिसाइकल। ये सीक्वेंस आप याद रखना, ऐसे भी हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। अब चलिए, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम स्टार्ट करते हैं, एक मिनट। हाँ, तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड मॉर्फोलॉजी, लोकेशन एंड मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे एक साइंटिस्ट हुए, उनका नाम आपको नहीं याद करना, उन्होंने 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम बताया। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को आगे हम शॉर्ट में ईटीएस लिख देंगे, है ना, तो समझ लेना। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को शॉर्ट में जीटीएस एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को शॉर्ट में बीटीएस, जहां पे भी लिखा मिलेगा तो आप समझ लीजिएगा। अब आइए इन तीनों को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ईटीएस की, यानी कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ईटीएस में क्या क्या आता है। ईटीएस में आएगा एपिडर्मल सेल्स आएंगे, स्टोमेटा आता है, एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस आते हैं, यानी एपिडर्मिस से जो स्ट्रक्चर निकल रही है वो ट्राइकॉन्स हो सकते हैं, रूट हेयर्स हो सकते हैं, ये सब क्या होते हैं अभी हम समझेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं एपिडर्मिस क्या। देखिए, एपिडर्मिस की सेल्स ही कहलाएंगी एपिडर्मल सेल्स, है ना। तो एपिडर्मिस क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। प्राइमरी प्लांट बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर है। देखिए, हमारी जो स्किन है, स्किन की भी आउटर लेयर एपिडर्मिस है, तो प्लांट की भी जो आउटर मोस्ट लेयर है प्राइमरी प्लांट बॉडी की, वो है एपिडर्मिस, याद रखिएगा। और जो एपिडर्मिस है ये बनी होती है मेड अप ऑफ एलोंगेटेड कंपैक्टली अरेंज्ड सेल्स विच फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर। देखिए, यहाँ पे एपिडर्मिस की जो सेल्स है वो कैसी है, एलोंगेटेड है, यानी लंबी लंबी सेल्स है, कंपैक्टली अरेंज्ड है, मीन्स काफी सटी सटी है सेल, और वो एक कंटिन्यूअस लेयर बना रही है, ठीक है। अब देखो, जो एपिडर्मिस है ना, यूजुअली सिंगल लेयर्ड होती है। एपिडर्मिस यूजुअली कैसी होती है, सिंगल लेयर्ड होती है, एंड मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स, और ये पैरेन्काइमेटस सेल्स से बनी होती है एपिडर्मिस। और ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, पेरिफेरल थिन साइटोप्लाज्म होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये सारे लाइन इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अभी मैं डायग्राम से भी आपको दिखाऊंगी। अब देखिए, यहाँ पे आता है, एक मिनट, हाँ, अब यहाँ पे है क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होता है, तो द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस, The outside of the epidermis is often covered with a waxy thick layer called the cuticle. एपिडर्मिस के बाहर एक वैक्सी थिक लेयर होता है जिसे क्यूटिकल कहते हैं, और ये क्यूटिकल करता क्या है, प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर, वाटर की लॉस को प्रिवेंट करता है। और क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स, रूट्स में क्यूटिकल नहीं होते हैं, याद रखिएगा। अभी मैं दिखाऊंगी डायग्राम भी। अब आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, तो प्रेजेंट इन लीव्स, यूजुअली लीव्स पे होते हैं, और ये क्या करते हैं, रेगुलेट गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपीरेशन, गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपीरेशन को रेगुलेट करते हैं। गार्ड सेल्स रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा में अभी मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगी। गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल होते हैं, वो क्या करते हैं, स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। अब आता है स्टोमेटल एपरेटस, ये देखेंगे क्या है। तो आइए हम यहाँ पे सबसे पहले अब स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को थोड़ा समझते हैं। एनसीईआरटी का ही ये पेज है मेरे पास यहाँ पे, इसी से हम समझेंगे। यहाँ पे देखो, ये स्टोमेटा का डायग्राम दिया हुआ है, तो क्या ये यहाँ पे देखिए, each stomata is composed of 2 bean shaped cells known as guard cells। अब देखिए, प्रत्येक स्टोमेटा में आप यहाँ पे देखिए बीन शेप की 2 सेल दिखाई दे रही है। ये बीन शेप की सेल है, इसे क्या कहते हैं, इससे कहते हैं गार्ड सेल। ये क्या है, गार्ड सेल है, ठीक है।
विच एनक्लोज स्टोमेटल पोर, और यहाँ पे ये स्टोमेटल पोर है, ठीक है। अब क्या है कि इन ग्रासेस द गार्ड सेल्स आर डम्बल शेप्ड, कि ग्रासेस में आप देखो यहाँ पे ग्रासेस में जो गार्ड सेल होती है ना, ये देखिए ये डम्बल शेप्ड की होती है। अब क्या है कि द आउटर वॉल्स ऑफ गार्ड सेल्स आर थिन एंड द इनर वॉल्स आर हाईली थिकेंड। देखिए गार्ड सेल की जो आउटर वॉल है ये वाली, ये थिन है, और ये देखो इनर वाली थिक है ना, ये आप देख सकते हैं, डायग्राम में देख सकते हैं। द गार्ड सेल्स पोजेस क्लोरोप्लास्ट्स एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। देखो ये जो गार्ड सेल है, आप देखो यहाँ पे दिखाया भी गया है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं और ये स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। कहता समटाइम्स अ फ्यू एपिडर्मल सेल्स in the vicinity of the guard cells become specialized in their shape and size and are known as subsidiary cell। देखिए समटाइम क्या होता है ना, गार्ड सेल के आसपास की कुछ जो एपिडर्मल सेल है वो स्पेशलाइज्ड हो जाती है शेप में एंड साइज में, और उन्हें हम क्या कहते हैं, सब्सिडरी सेल कहते हैं। अब आता है स्टोमेटल, द स्टोमेटल अपर्चर गार्ड सेल्स एंड द सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स आर टुगेदर कॉल्ड स्टोमेटल एपरेटस। ये देखिए ये स्टोमेटल अपर्चर है, ठीक है, स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल एंड सब्सिडरी सेल को, इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं, स्टोमेटल एपरेटस। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है स्टोमेटल एपरेटस, गार्ड सेल प्लस सब्सिडरी सेल प्लस स्टोमेटल अपर्चर, इनको क्या कहेंगे, स्टोमेटल एपरेटस कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। अब चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। तो देखिए अब यहाँ पे अगला हमारे पास क्या है, समझेंगे ध्यान से। रूट हेयर, रूट के एपिडर्मिस पे रूट हेयर होती है, अभी मैं दिखाऊंगी। ये यूनिसेलुलर होते हैं, याद रखिएगा, और इनका काम क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करना। अब है स्टेम हेयर, ट्राइकॉम्स कहते हैं जिसे, ये यूजुअली मल्टी सेलुलर होते हैं। इसका मतलब है कि यूनिसेलुलर भी कभी कभी होते हैं बट यूजुअली मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। जो स्टेम हेयर है या ट्राइकॉम्स, ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं। दे मे इवन भी सिक्रेटरी, ये सिक्रेटरी नेचर के भी होते हैं। हेल्प, ये करते क्या है, तो हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन से होने वाले वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। अब आइए मैं आपको कुछ डायग्राम से यहाँ पे समझाना चाहती हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया है, ये ध्यान से समझेंगे। इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे ये मैंने एपिडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम के एपिडर्मिस को दिखाया है। ये है एपिडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम एंड लीव्स में डाइकोट मोनोकॉट दोनों आ जाएंगे। और ये यहाँ पे मैंने एपिडर्मिस ऑफ रूट के एपिडर्मिस को दिखाया है। रूट के एपिडर्मिस को एपिब्लेमा भी कह देते हैं, राइजोडर्मिस भी कह देते हैं। अब देखिए प्लांट के जो भी एरियल पार्ट्स हैं, जैसे कि चाहे वो स्टेम हो गया, चाहे वो लीफ हो गया, ये एरियल पार्ट है, मीन्स एयर में है। तो एरियल पार्ट है तो इस पे सनलाइट पड़ेगी, तो जब सनलाइट इस पे पड़ेगा तो वाटर का लॉस होगा। अब वाटर के लॉस को मिनिमाइज करना है तो क्या होता है ना कि प्लांट के जो एरियल पार्ट्स हैं उनके एपिडर्मिस पे क्यूटिकल डेवलप हो जाता है, एपिडर्मिस पे क्यूटिकल डेवलप हो गया, ठीक है। अब ये क्यूटिकल जो है ये क्यूटीन का बना होता है, वैक्स लाइक मटेरियल होता है। तो ये देखो डाइकोट स्टेम के लीफ पे भी मैंने यहाँ पे रेड कलर से दिखा दिया क्यूटिकल, मोनोकॉट स्टेम पे भी होगा, लीफ पे भी होगा, एरियल पार्ट में होगा। लेकिन जो रूट का एपिडर्मिस है यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि इस पे सनलाइट नहीं पड़ रही है। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा कि जो प्लांट के एरियल पार्ट है यहाँ पे स्टोमेटा भी होगा, मैंने दिखाया नहीं है क्योंकि एरियल पार्ट पे सनलाइट पड़ेगी तो वहां पे जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए प्लांट क्या करता है, ट्रांसपिरेशन करता है। तो स्टोमेटा भी होंगे, मैंने यहाँ दिखाया नहीं बट एरियल पार्ट्स में स्टोमेटा भी होंगे, आपको मान के चलना है। बट रूट के एपिडर्मिस में ना तो स्टोमेटा होगा ना ही क्यूटिकल होगा, ठीक है। अब देखिए अब जो स्टेम है ना, स्टेम डाइकोट स्टेम के एपिडर्मिस पे सूट हेयर या ट्राइकॉम्स मींस एपिडर्मल हेयर प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं ये सूट हेयर। ये अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं ऐसे और ब्रांच्ड भी हो सकते हैं ऐसे, लेकिन मोनोकॉट स्टेम के एपिडर्मिस पे कोई हेयर नहीं है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए अब रूट के एपिडर्मिस की बात करते हैं। यहाँ पे ये एपिडर्मल सेल्स हैं। अब इन्हीं में से कुछ एपिडर्मल सेल्स के इलोंगेशन से ऐसे यहाँ पे रूट हेयर बन रही है, मींस रूट हेयर यूनिसेलुलर होती है। क्यों? क्योंकि ये एपिडर्मिस के इलोंगेशन से बन रही है, ठीक है। अब ये रूट हेयर जो है ये रूट के एपिडर्मिस में होते हैं और ये मैचुरेशन जोन में होते हैं, मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है, और ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ठीक है। तो ये एपिडर्मिस आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, हमने ईटीएस कंप्लीट किया, अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जीटीएस। जीटीएस क्या है? ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल्स कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू। देखिए, एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़ के जितने टिश्यू हैं वो क्या कहलाएंगे? ग्राउंड टिश्यू कहलाएंगे। और इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये आप आइए समझाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे मेरे पास एक ये रफ पेज है, ये आपको लेक्चर के बाद बहुत काम आने वाला है। अभी उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, फिर भी आप थोड़ा समझिए। देखिए, अभी हमने कहा कि टिश्यू सिस्टम है ईटीएस, वीटीएस एंड जीटीएस। ईटीएस में हमने एपिडर्मिस को, ईटीएस में क्या आता है? एपिडर्मिस आता है, और एपिडर्मिस के जो भी स्ट्रक्चर है वो ईटीएस में आएंगे। और हमने कहा कि जो एपिडर्मिस है वो पैरेन्काइमा की बनी है, ठीक है, मीन्स ईटीएस जो है वो पैरेन्काइमा की बने होते हैं। अब वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में हम इंक्लूड करते हैं वेस्कुलर बंडल्स को, और वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम एंड फ्लोएम आते हैं। तो ये इसमें जाइलम एंड फ्लोएम आ गया। अब एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल्स को छोड़ के जो रिमेनिंग टिश्यू है वो ग्राउंड टिश्यू कहलाते हैं, और ग्राउंड टिश्यू से मिलके बनता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो जीटीएस में क्या आ जाएगा? हाइपोडर्मिस आ जाएगा, जनरल कॉर्टेक्स आ जाएगा, शॉर्ट में लिखा है, एंडोडर्मिस आ जाएगा, पेरिसाइकल आ जाएगा, मेडुलरी रेंज आ जाएगा, पिथ आ जाएगा, और लीफ का जो मेजोफिल वाला पार्ट होता है वो भी हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में इंक्लूड करते हैं। इन सबको अभी मैं डिटेल में समझाऊंगी। अब देखिए, इनमें से जो हाइपोडर्मिस होता है ना, डाइकॉट का हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा का बना होता है, और मोनोकॉट का हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। जनरल कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा का बना होता है, एंडोडर्मिस पैरेन्काइमा का बना होता है। पेरिसाइकल में पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा दोनों हो सकते हैं, अभी हम देखेंगे। मेडुलरी रेंज पैरेन्काइमा का बना होता है, पिथ पैरेन्काइमा का बना होता है, और लीफ मेजोफिल पैरेन्काइमा का बना होता है। अब आप देखिए, जीटीएस के अंदर मेजर ये तो पैरेन्काइमेटस ही है, लेकिन यहाँ पे पैरेन्काइमा भी है, स्क्लेरेन्काइमा भी है, और कोलेनकाइमा भी है। इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है कि जो जीटीएस है ये सिंपल टिश्यूज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं, ठीक है। तो ये लाइन क्लियर है। अब चलिए, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और अब हम आ जाते हैं यहाँ पे वीटीएस पे, यानी कि वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पे। एक मिनट, हाँ, अब देखिए, वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज फ्लोएम एंड जाइलम। ये फ्लोएम एंड जाइलम से बने होते हैं। द जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट वेस्कुलर बंडल। जो जाइलम एंड फ्लोएम है वो मिलके क्या बनाते हैं? वेस्कुलर बंडल बनाते हैं। अब आइए, वेस्कुलर बंडल के कुछ प्रकार हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये मेरे पास छोटा सा पेज है, तो देखिए देखिए, एनसीईआरटी ने जितना आपको पढ़ाया है हम उतना ही पढ़ेंगे, उससे बहुत ज्यादा बाहर जाके पढ़ने का कोई मतलब बनता नहीं। तो एनसीईआरटी ने जितना टाइप बताया है, पढ़ाया है, उतना ही हम पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी ने आपको वेस्कुलर बंडल में पढ़ाया, एक तो रेडियल वेस्कुलर बंडल, दूसरा कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। तो आइए हम भी उसी को ही पढ़ते हैं जो एनसीईआरटी ने पढ़ाया है। तो अब रेडियल वेस्कुलर बंडल याद रखिएगा, रूट में होते हैं, आर्ट से रेडियल, आर्ट से रूट में। अब रेडियल वेस्कुलर बंडल होते क्या है? तो आइए हम इस एनसीईआरटी का, हमारे पास ये जो पेज है, इसे समझते हैं। तो देखिए क्या है कि when xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in an alternate manner along the different radii, the arrangement is called radial, such as in roots। समझिए, ये डायग्राम है रेडियल वेस्कुलर बंडल का। यहाँ पे ये जाइलम और ये फ्लोएम है। अब आप देखिए, यहाँ पे जो जाइलम एंड फ्लोएम है ये अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट है, अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट है। और देखिए, जाइलम फ्लोएम ये अल्टरनेटली अरेंज्ड है, अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट है। तो इसे कहेंगे रेडियल वेस्कुलर बंडल। और ऐसा हमें देखने को मिलता है कहाँ? रूट में, चाहे डाइकॉट की रूट हो, मोनोकॉट की रूट हो, रूट में रेडियल वेस्कुलर बंडल होता है। अब दूसरा प्रकार क्या था? conjoint vascular bundle। तो in conjoint type of vascular bundles, the xylem and phloem are jointly situated along the same radius of vascular bundles। देखिए, नाम से ही क्लियर है ना, conjoint मीन्स यहाँ पे ये दोनों conjoint का ही डायग्राम है। यहाँ पे जो है जो जाइलम एंड फ्लोएम है एक साथ है, एक ही रेडियस पे है, ज्वाइंटेड फॉर्म में आप देख सकते हैं, एक साथ है जाइलम फ्लोएम। तो इसे क्या कहेंगे? conjoint vascular bundle। अब देखिए, अब अगर जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है तो इसे कहेंगे conjoint ओपन। और अगर जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में यहाँ पे देखिए कोई कैम्बियम नहीं है तो इसे कहेंगे conjoint क्लोज। कैम्बियम है तो कॉन्जुएंट ओपन, कैम्बियम नहीं है तो कॉन्जुएंट क्लोज्ड कहेंगे। अब देखिए, कैम्बियम है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, और नहीं है तो नहीं होगी। तो अब आइए इसी से समझ जाइए कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे।
कॉन्जॉइंट ओपन में अभी बताया कि जो कॉन्जॉइंट ओपन है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है, मीन सेकेंडरी ग्रोथ होगी। सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ होती है, डाइकॉट स्टेम में होती है, डाइकॉट रूट में होती है। मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है और ना ही सेकेंडरी ग्रोथ लीफ में होती है, ठीक है। तो रूट चाहे कोई सा भी हो उसमें तो रेडियल वेस्कुलर बंडल हो जाएगा। डाइकॉट स्टेम में होगा कॉन्जॉइंट ओपन वेस्कुलर बंडल और कॉन्जॉइंट क्लोज्ड होगा मोनोकॉट स्टेम में प्लस लीव्स में, लीव्स दोनों, डाइकॉट एंड मोनोकॉट दोनों में, ठीक है। तो ये आप थोड़ा यहाँ पे याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं डाइकॉट एंड मोनोकॉट, एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट्स। यहाँ पे हम डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ के स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं। उनके मैच्योर जोन के स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं डाइकॉट स्टेम से। तो ये क्या है, टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम का ये यहाँ पे टीएस है, आइए समझते हैं। देखिए डाइकॉट का स्टेम है तो सबसे बाहर यहाँ पे क्या है, एपिडर्मिस है। और आप जानते हैं एपिडर्मिस पैरेनकाइमेटस होती है, मीन्स पैरेनकाइमा की बनी होती है। यहाँ पे जो सेल्स है वो कंपैक्टली अरेंज्ड सेल्स होती हैं। और चूंकि ये एरियल पार्ट है तो यहाँ पे आपको क्यूटिकल भी मिलेंगे, स्टोमेटा भी मिलेंगे। मैंने दिखाया नहीं है वो अलग बात है, बट आप मान के चलो कि मिलेंगे। और साथ ही यहाँ पे डाइकॉट के स्टेम पे ये सूट हेयर ट्राइकोम भी दिखा दिया। अब एपिडर्मिस के अंदर हाइपोडर्मिस है और आप जानते हैं कि डाइकॉट के स्टेम में जो हाइपोडर्मिस है वो कॉलन काइमा का बना होता है, कॉलन काइमेटस होते हैं। हाइपोडर्मिस के अंदर है जनरल कॉर्टेक्स, ये पैरेन काइमा का बना होता है, ठीक है। और जनरल कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस होती है, ये भी पैरेनकाइमा का बना होता है। और इन तीनों को हम कलेक्टिवली कहते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का आउटर लेयर हाइपोडर्मिस, मिडिल लेयर जनरल कॉर्टेक्स, इनर लेयर एंडोडर्मिस, ठीक है। अब एंडोडर्मिस के अंदर यहाँ पे ये पेरिसाइकल है। पेरिसाइकल में स्क्लेरेनकाइमा एंड पैरेनकाइमा दोनों होते हैं, अभी मैं बताऊंगी, दिखाऊंगी आपको। उसके अंदर ये वेस्कुलर बंडल है, ठीक है, वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर बंडल के बीच में मेडुलरी रेज होते हैं जो पैरेनकाइमेटस होते हैं, पैरेनकाइमा के बने होते हैं। और सेंटर में पिथ है, ये भी पैरेनकाइमा का बना है। तो अभी जो अभी आपने समझा, आइए इन सभी को एक एक करके हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो ये हटाती हूँ, ये डायग्राम एनसीईआरटी में भी है बट मैंने आपको थोड़ा क्लियर करके बनाया है क्योंकि मुझे कुछ चीजें समझानी है इसलिए। अब देखो जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस, एक मिनट, हाँ, ये ऑटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ स्टेम है। ये स्टेम का ऑटर मोस्ट यानी सबसे बाहरी है और प्रोटेक्टिव है, सबसे बाहरी है तो प्रोटेक्टिव भी है। कवर्ड विथ अ थीन लेयर ऑफ क्यूटिकल, क्यूटिकल होंगे, इट मे बियर ट्राइकॉम्स, ट्राइकॉम्स भी होते हैं एंड फ्यू स्टोमेटा भी होंगे, है ना। अब हाइपोडर्मिस की बात करते हैं। एपिडर्मिस के अंदर चलेंगे तो हाइपोडर्मिस consists of a few layer of colon chimeter cells. हाइपोडर्मिस colon काइमा का बना है, डाइकॉट हाइपोडर्मिस, और ये जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे है। और ये करता क्या है, तो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम, यंग स्टेम को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और उसके अंदर क्या है, जनरल कॉर्टेक्स है। जनरल कॉर्टेक्स बिलो हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के नीचे है, हाइपोडर्मिस के अंदर है। कंसिस्ट्स ऑफ राउंडेड थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स विथ कॉन्स्पिकुअस आईसीएस। देखिए जो जनरल कॉर्टेक्स है ना, ये याद रखना, ये थीन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना है, थीन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना है, ये आपको याद रखना है। अब चलिए इसको हटाती हूँ। अब जनरल कॉर्टेक्स के अंदर क्या होगा, एंडोडर्मिस होगा, ठीक है। एंडोडर्मिस देखो लिखा है ना, एनसीईआरटी ने भी लिखा है कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर है एंडोडर्मिस, ठीक है। सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स, इसीलिए ये जो लेयर है इसको क्या कहते हैं, स्टार्च सिथ भी कहते हैं, याद रखिएगा, एंडोडर्मिस को स्टार्च सिथ भी कहते हैं। अब है उसके अंदर क्या है, पेरिसाइकल है, प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर की ओर है, एंड एबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमी ल्यूनर पैचेज ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। यही पॉइंट मुझे आपको समझाना था जिसके लिए मैंने ये डायग्राम बनाया। यहाँ पे आप इस पॉइंट को समझेंगे, यहाँ पे ये वाली जो लेयर है ये पेरिसाइकल की लेयर है, और यहाँ पे ये वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर बंडल में ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। अब आप देखो कि प्रत्येक वेस्कुलर बंडल के ऊपर, या कह सकते हैं फ्लोएम के ऊपर, यहाँ पे पेरिसाइकल का ये जो पोर्शन है ये बंडल कैप की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, बंडल कैप की फॉर्म में। और ये स्क्लेरेनकाइमा का बना है, किसका बना है, स्क्लेरेनकाइमा का बना है। और वेस्कुलर बंडल के बीच में जो पेरिसाइकल का पोर्शन है ये पैरेनकाइमा का बना होता है। इसीलिए मैंने कहा कि
पेरिसाइकिल में स्क्लेरेनकाइमा एंड पेरेनकाइमा दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने एक वेस्कुलर बंडल को यहाँ पे निकाल के दिखाया है। तो यहाँ पे देखिए, पहले वेस्कुलर बंडल को देखिए, यहाँ पे ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम एक साथ है तो कैसा हो गया, कॉन्जॉइंट हो गया। अब देखिए जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है तो कैसा हो गया, ओपन। तो यहाँ पे वेस्कुलर बंडल है कॉन्जॉइंट ओपन। अब देखो यहाँ पे फ्लोएम के ऊपर, वेस्कुलर बंडल के ऊपर यहाँ पे ये आपको बंडल कैप दिख रही है। ये बंडल कैप स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है और ये कैसी है, सेमी ल्यूनर पैचेस के फॉर्म में, मीन्स अर्धचंद्राकार है। आप देख सकते हैं अर्धचंद्राकार है ये, ठीक है। तो यही एनसीईआरटी लिखती है। तो ये पेरिसाइकिल वाला क्लियर हो गया। अब इसको मैं हटा देती हूं। अब आइए, अब है मेडुलरी रेज। क्या है, मेडुलरी रेज। इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल, वीवी मतलब वेस्कुलर बंडल, देयर आर अ फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स विच कंस्टिट्यूट मेडुलरी रेज। आप देखेंगे यहाँ पे देखो, ये वेस्कुलर बंडल है, ठीक है। वेस्कुलर बंडल के बीच में यहाँ पे मेडुलरी रेज होती है। वेस्कुलर बंडल के बीच में यहाँ पे पेरेनकाइमा है, उसे मेडुलरी रेज कहते हैं, ठीक है। अब इसको मैं हटाती हूँ। अब आइए वेस्कुलर बंडल पे आते हैं। मैं अभी बता ही चुकी, आपको दिखा ही चुकी वेस्कुलर बंडल, फिर भी आप एक बार थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए वेस्कुलर बंडल। अ लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग। आपने देखा ना कि यहाँ पे देखिए कितने सारे वेस्कुलर बंडल जो है वो रिंग के फॉर्म में अरेंज है ना, रिंग के फॉर्म में अरेंज। और रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल ये डाइकॉट स्टेम का मेन फीचर माना जाता है, ठीक है। और ईच वेस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट ओपन विथ एंडार्च प्रोटोजाइलम। देखिए समझिए, यहाँ पे देखिए ये जाइलम है ना, इसमें ये नैरो एंड प्रोटोजाइलम का, और इधर ये मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम आपको बता चुकी हूँ, प्रोटोजाइलम अंदर तो जाइलम एंडार्च, तो प्रोटोजाइलम अंदर तो जाइलम कैसा हो जाएगा, एंडार्च हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पिथ, सेंटर में पिथ होता है। तो अ लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पेरेनकाइमेटस सेल्स विथ लार्ज आईसीएस मतलब इंटरसेलुलर स्पेस विच ऑक्युपाई द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम। ये पिथ है। पिथ जो है वो भी पेरेनकाइमेटस होता है, ये आप याद रखना, और ये सेंटर में होता है, ठीक है। इतना आप याद रख लीजिएगा पिथ के बारे में। तो ये हो गया डाइकॉट स्टेम के बारे में। किसके बारे में, डाइकॉट स्टेम के बारे में। एक मिनट, ये क्या आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अब आप ये डायग्राम एक बार देख लेना, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी का डायग्राम है तो इंपॉर्टेंट है, ऐसे मैंने डिटेल में आपको समझाया। अब हम बात करने वाले हैं मोनोकॉट स्टेम की। किसकी बात करेंगे, मोनोकॉट स्टेम की बात करने वाले हैं हम यहाँ पे। तो देखो इसमें भी सबसे बाहर एपिडर्मिस होगा। एपिडर्मिस पेरेनकाइमा की बनी होती है, और एपिडर्मिस के अंदर यहाँ पे हाइपोडर्मिस होगी, और हाइपोडर्मिस जो है वो किसकी बनी होती है, स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है मोनोकॉट में। डाइकॉट में कॉलनकाइमा की। और उसके बाद यहाँ पे ये ग्राउंड टिश्यू दिखाया गया है जो कि पेरेनकाइमेटस होती है। ग्राउंड टिश्यू कैसी होती है, पेरेनकाइमेटस होती है। अब आइए हम यहाँ पे एनसीईआरटी के ही पेज से पढ़ लेते हैं मोनोकॉट स्टेम को। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि अ मोनोकॉट स्टेम हैज अ स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, यानी कि मोनोकॉट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। अ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स ईच सराउंडेड बाय अ स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल सीथ। देखिए आप यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे कितने सारे वेस्कुलर बंडल हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में है ना। ये सब क्या है, वेस्कुलर बंडल ही तो है। अब देखो अब आगे क्या लिखती है एनसीईआरटी। अब देखो एंड अ लार्ज कॉन्स्पिक्वस पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू दिखाया ना, वो कैसा है, पेरेनकाइमेटस से, पेरेनकाइमा का बना है। वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड है वेस्कुलर बंडल। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर देन सेंट्रली लोकेटेड वंस। आप देखिए यहाँ पे ये सेंट्रली लोकेटेड वेस्कुलर बंडल हैं, ये देखो ये बड़े हैं, और जो पेरीफेरी के साइड में है ये छोटे होते हैं, है ना। तो यही बताया गया है। अब क्या है, द फ्लोएम पेरेनकाइमा इज एब्सेंट, पहले भी बताया था फ्लोएम पेरेनकाइमा एब्सेंट है मोनोकॉट स्टेम में, याद रखिएगा। एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स में वाटर कंटेनिंग कैविटीज होते हैं। आप देखो ये छोटा सा डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया है वेस्कुलर बंडल का। एक वेस्कुलर बंडल को मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये ओवल शेप होते हैं, ठीक है। अब वेस्कुलर बंडल के चारों और यहाँ पे आपको बंडल सीट दिख रही है, बंडल सीट, ये स्क्लेरेनकाइमा की बनी है। एससी मतलब स्क्लेरेनकाइमा।
अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये पैरेन्काइमा दिखा दिया हमने, यहाँ पे ये मेटाजाइलम दिखाया है ना, लार्ज ल्यूमेन वाला मेटाजाइलम और नैरो ल्यूमेन वाली प्रोटोजाइलम, और यहाँ पे ये वाटर कंटेनिंग कैविटी है, वाटर कैविटी। तो याद रखिएगा कि जो वाटर कंटेनिंग कैविटीज है ना, ये पाया जा कहाँ पे मिलता है, मोनोकॉट में मिलता है, डाइकॉट में नहीं मिलता है। मोनोकॉट में मिलता है वेस्कुलर बंडल्स में, ठीक है, मोनोकॉट स्टेम के वेस्कुलर बंडल्स में वाटर कंटेनिंग कैविटीज मिलती हैं। तो ये क्लियर हो गया, स्टेम यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। अब आइए, अभी हमने स्टेम पढ़ा और अब उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रूट, डाइकॉट रूट का अब हम एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं। तो क्या है कि ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द सनफ्लावर रूट, यहाँ पे सनफ्लावर के रूट का ट्रांसफर सेक्शन एनसीईआरटी ने आपको पढ़ाया है, तो हम भी वही पढ़ेंगे। तो इससे हम रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपके लिए एक डायग्राम बनाया है, एनसीईआरटी का भी डायग्राम दिखाऊंगी। सबसे पहले ये समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए ये टीएस ऑफ डाइकॉट रूट का टीएस यानी ट्रांसफर सेक्शन है। तो यहाँ पे सबसे बाहर आपको ये सिंगल लेयर एपिडर्मिस दिख रही है। रूट में एपिडर्मिस को एपिब्लेमा भी कह देते हैं, क्योंकि ये रूट का एपिडर्मिस है, यहाँ पे क्यूटिकल स्टोमेटा नहीं होंगे, ठीक है, ये आपने समझ लिया है। अब देखो ये एपिडर्मल सेल्स हैं, इन्हीं में से कुछ एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं वो ऐसे इलोंगेट होके रूट हेयर बनाती हैं। अब देखो रूट में आपको एपिडर्मिस के नीचे कोई हाइपोडर्मिस नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हाइपोडर्मिस नहीं होता है, एब्सेंट है। तो हाइपोडर्मिस के नीचे यहाँ पे सीधे जनरल कॉर्टेक्स आ गया है, और रूट में जनरल कॉर्टेक्स को कॉर्टेक्स भी कह देते हैं। उसके अंदर यहाँ पे ये एंडोडर्मिस है, उसके अंदर ये पेरिसाइकल है, और यहाँ पे ये वेस्कुलर बंडल है, और सेंटर में पिथ है, और यहाँ पे ये कंजक्टिव टिश्यू दिखाया गया है। आइए अब इन सभी के बारे में सारे लेयर्स को एक एक करके समझते हैं। तो स्टार्ट किससे करेंगे, स्टार्ट करेंगे एपिडर्मिस से। तो यहाँ पे क्या है, रूट के एपिडर्मिस को एपिब्लेमा भी कह देते हैं, राइजोडर्मिस भी कहते हैं। देखो राइजो टर्म रूट से रिलेटेड है, तो रूट की एपिडर्मिस को राइजोडर्मिस भी कह देते हैं, एंड पीलीफेरस लेयर भी कह देते हैं, ठीक है। अब देखो ये ऑटरमोस्ट लेयर है, जो एपिडर्मिस से ऑटरमोस्ट लेयर है, सिंगल लेयर्ड होती है। इस पे रूट के एपिडर्मिस पे क्यूटिकल एब्सेंट है, स्टोमेटा भी नहीं है, काट दिया। मेनी ऑफ द सेल्स ऑफ एपिब्लेमा प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स, मतलब जो एपिब्लेमा की सेल है वही इलोंगेट होकर क्या बना देती है, रूट हेयर्स बनाती है, ठीक है। हाइपोडर्मिस एब्सेंट इन रूट में हाइपोडर्मिस नहीं है। अब उसके नीचे कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स आ गया। तो कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स विथ इंटरसेलुलर स्पेसिस, मतलब जो कॉर्टेक्स है वो थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल से बना है, याद रखना। अब एंडोडर्मिस आ गया है, ये एंडोडर्मिस सिंगल लेयर है, ठीक है, और इसकी सेल कैसी है, इसकी जो इस एंडोडर्मिस की जो सेल्स है वो बैरल शेप्ड यानी ढोलक के जैसी होती है, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसिस, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। अब ये समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। The tangential as well as radial walls of the endodermal cells have a deposition of water impermeable waxy material sovereign in the form of Casparian strips। अब ये आप समझेंगे, यहाँ पे देखिए, समझेंगे। यहाँ पे मैंने एंडोडर्मिस को दिखा है, ये क्या है, एंडोडर्मिस है, और ये एंडोडर्मिस की सेल्स है। एंडोडर्मिस की जो सेल्स होती हैं कैसी होती है, बैरल शेप्ड यानी ढोलक के आकार की होती है, ठीक है। अब एंडोडर्मिस की ये सेल्स है, इनकी जो टेंजेंशियल वॉल है, ये हो गई टेंजेंशियल वॉल, और ये वाली रेडियल वॉल, इस पे ना सुवेरिन का डिपोजिशन हो जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप के फॉर्म में। तो ये दिखा दिया हमने कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। अब देखो यहाँ पे कुछ सेल में कोई डिपोजिशन नहीं दिख रहा है, एक्चुअली देखिए यहाँ पे ये जाइलम दिखाया है, ठीक है, तो ये प्रोटोजाइलम है, नैरो ल्यूमन प्रोटोजाइलम, और ये मेटाजाइलम है। तो प्रोटोजाइलम के सामने जो एंडोडर्मिस की सेल होती है ना, उसमें कोई डिपोजिशन देखने को नहीं मिलता है, और इन्हें पैसेज सेल्स या पाथ सेल्स कह देते हैं। ये हम फिजियोलॉजी में डिटेल में पढ़ते थे, बट अब तो वो चैप्टर डिलीट हो गया, तो आप इसको भूल जाओ, छोड़ो, मैंने झूठ ही बता दिया, आप इसको नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। आप बस याद रखो कि जो एंडोडर्मिस की सेल है उसके टेंजेंशियल और रेडियल वॉल पे सुबेरियन का डिपोजिशन होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के फॉर्म में, ठीक है। देखो यही लिखा है, टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल्स ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स के टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल पे हैव अ डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल, सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। अब चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। अब क्या है, पेरिसाइकल है। नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस
लाइज अ फ्यू लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटल सेल्स रेफर टू एज पेरीसाइकिल। यहाँ पे याद रखना पेरीसाइकिल जो है वो थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटल सेल से बना है, थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटल सेल से बना है, याद रखिएगा। अब क्या है कि इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दीज सेल्स। देखिए जब मैंने आपको रूट पढ़ाया था तो वहाँ पे हमने देखा था कि एक मेन रूट है, फिर उससे लेटरल रूट्स निकलती हैं। तो जो लेटरल रूट्स है ना वो पेरीसाइकिल से ही ओरिजिनेट होती है, याद रखिएगा। इसके अलावा वेस्कुलर कैम्बियम, ये जब सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ाते थे तो उस समय हम डिटेल में पढ़ते थे, बट अब वो सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ना नहीं है। तो बस इतना याद रख लो कि वेस्कुलर कैम्बियम बनाने में पेरीसाइकिल भी इन्वॉल्व होता था, ठीक है। पेरीसाइकिल से भी वेस्कुलर कैम्बियम का पार्ट बनता था। अब देखो, अब पिथ यहाँ पे लिखा है, लेकिन पिथ से पहले वेस्कुलर बंडल पढ़ेंगे। तो रूट में रेडियल होता है, जाइलम एक जार्ज है, ये सभी बता चुकी हूँ। अब देखिए एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं बंडल को। देखिए क्या है कि देयर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस। आप देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये जाइलम के बंडल है, 1 2 3 4, 3 जाइलम के बंडल है, 1 2 3 4, 3 फ्लोएम बंडल है, सॉरी 4 है ना, 1 2 3 4, 4 जाइलम बंडल है और 1 2 3 4, 4 फ्लोएम बंडल है। तो 4 जाइलम बंडल है, 4 फ्लोएम बंडल है, तो रूट को कहेंगे टेट्रार्च, ठीक है। देख लीजिए 1 2 3 4, 4 जाइलम बंडल है ना, ये 4 फ्लोएम बंडल है, 4 जाइलम पैचेज हैं, 4 फ्लोएम पैचेज हैं, इनको पैचेज भी कह देते हैं। तो 4 जाइलम 4 फ्लोएम, तो रूट को क्या कहेंगे, टेट्रार्च कहेंगे। लेकिन यूजुअली डाइकॉट रूट में 2 to 4 होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम बंडल 2 to 4 होते हैं। तो 2 होगा तो कहेंगे डायार्च, 3 होगा तो कहेंगे ट्रायार्च, और 4 है तो कहेंगे टेट्रार्च। और जो सनफ्लावर, जिसका हमने बोला एनसीईआरटी ने आपको सनफ्लावर के रूट से समझाया है डाइकॉट के रूट को, तो सनफ्लावर में रूट कैसी होती है, टेट्रार्च होती है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे 2 बंडल है ना, सॉरी जाइलम एंड फ्लोएम है ना, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में यहाँ पे पेरेन्काइमा भरा होता है, जिसे कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। यहाँ पे पेरेन्काइमा भरा होगा जिसे कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। यही यहाँ पे लिखा है कि द पेरेन्काइमेटस सेल्स विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम आर कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू। जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में जो है वो क्या है, कंजक्टिव टिश्यू है। तो ये आपने समझ लिया। अब आओ, अब थोड़ा हम यहाँ पे देख लेते हैं, एनसीईआरटी का भी डायग्राम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये डाइकॉट रूट का दिखाया गया है, वो ये समझा ही दिया, ये एपिडर्मिस है, इससे ये रूट हेयर निकलती है, ये कॉर्टेक्स है, कोई हाइपोडर्मिस नहीं दिख रहा है, ये एंडोडर्मिस है, फिर पेरीसाइकिल है, फिर यहाँ पे ये देखो जाइलम दिखाया गया है, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, सेंटर में पिथ है, ठीक है, ये प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम हो गया, और यहाँ पे ये जाइलम बंडल है और यहाँ पे फ्लोएम बंडल दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ पे फ्लोएम होगा, यहाँ पे ये जाइलम है। तो आप देख लीजिएगा ये। अब चलिए मोनोकॉट रूट के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। ये मैं इसी से पढ़ा देती हूँ, थोड़ा तो है ही। क्या है कि द एनाटॉमी ऑफ द मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू डाइकॉट रूट इन मैनी रेस्पेक्ट। देखो जो मोनोकॉट रूट की जो एनाटॉमी है वो डाइकॉट रूट से बहुत मिलती है, लेकिन कुछ डिफरेंस है जो हम पढ़ेंगे। देखो कहता है इनमें भी एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरीसाइकिल है, वेस्कुलर बंडल्स है, पिथ है। देख लीजिए एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरीसाइकिल है, वेस्कुलर बंडल्स है, पिथ है, ठीक है, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम दिखाया गया है, फ्लोएम दिखाया गया है और पिथ है। देखो एज कंपेयर टू द डाइकॉट रूट विच है फ्यूअर जाइलम बंडल्स। डाइकॉट रूट में जाइलम बंडल्स कितने हैं, 2 to 4 हैं। देर आर यूजुअली मोर देन 6 जाइलम बंडल्स इन मोनोकॉट रूट। मोनोकॉट रूट में 6 से ज़्यादा जाइलम बंडल्स होते हैं, कंडीशन कहलाती है पॉलीआर्च। तो मोनोकॉट रूट में जाइलम बंडल 6 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये पिथ देखिए, ये लार्ज होता है पिथ, यहाँ पे लार्ज पिथ होता है। अच्छा उसका पिथ तो बता ही नहीं डाइकॉट का, सॉरी मैं भूल गई। डाइकॉट में देखिए स्मॉल पिथ होता है, लेस डेवलप्ड पिथ होता है डाइकॉट में, ठीक है। बट यहाँ पे मोनोकॉट में जो पिथ है लार्ज होते हैं और वेल डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मोनोकॉट रूट्स डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, इसमें कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। अब यहाँ पे देख लीजिए ये जाइलम दिखाया है, तो इसमें ये प्रोटोजाइलम है और ये मेटाजाइलम है, ठीक है, ये मेटाजाइलम है, ये प्रोटोजाइलम है। क्लियर हो गया। अब इसको हटा देती हूँ। अब आइए, अब हम यहाँ पे लीफ के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए एक होती है डाइकॉट की लीफ, एक है मोनोकॉट की लीफ। अब ये डाइकॉट की लीफ को मैंने यहाँ पे दिखाया है। अब देखो डाइकॉट की जो लीफ होती है वो स्टेम के राइट एंगल पे प्रेजेंट है,
है ना। लेकिन जो मोनोकॉट लीफ होती है वो स्टेम के पैरेलल प्रेजेंट होती है, देख सकते हैं आप, ये मोनोकॉट की लीफ है, स्टेम के पैरेलल प्रेजेंट है। अब बस यहीं से डिफरेंस शुरू होगा। अब डाइकॉट की जो लीफ है वो स्टेम के राइट एंगल पे प्रेजेंट है, मींस इसका जो अपर सरफेस है इसको ज़्यादा सनलाइट मिलेगा और लोअर सरफेस को कम मिलेगा। और यहाँ पे चूंकि ये स्टेम के पैरेलल है तो इसके दोनों सरफेस को इक्वल अमाउंट में लाइट मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे इसके अपर सरफेस को ज़्यादा लाइट मिल रही है तो अपर साइड में क्लोरोफिल का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, तो अपर सरफेस जो है वो डार्क ग्रीन दिखाई देती है, जबकि लोअर सरफेस पे कम लाइट मिल रहा है ना। तो आप पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस एंड फ्लावरिंग, फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में, कि वहाँ पे जो क्लोरोफिल सनलाइट के प्रेजेंस में बनता है, मैं पढ़ाऊँगी आपको। तो यहाँ पे जो लोअर सरफेस है, अपर सरफेस पे तो ज़्यादा सनलाइट मिल रहा है तो ज़्यादा यहाँ पे अपर साइड में क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होता है, तो ये डार्क ग्रीन होगा। लेकिन नीचे का साइड सनलाइट कम मिल रहा है तो वहाँ पे जो है वो लाइट ग्रीन कलर का होगा। लेकिन मोनोकॉट में तो दोनों सरफेस को सेम ही लाइट मिल रहा है तो क्लोरोफिल का फॉर्मेशन भी सेम ही होता है, तो कलर भी सेम ही होगा। अब देखो, अब इसके अपर सरफेस में लाइट ज़्यादा मिल रही है, ज़्यादा पड़ रही है लाइट अपर सरफेस पे, तो अपर साइड का जो क्यूटिकल होता है ना वो थिक हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा लाइट पड़ेगी तो वाटर लॉस के चांस भी ज़्यादा है, तो उसको हमको मिनिमाइज करना है, हमको नहीं, मतलब लीफ को। तो क्या करता है कि अपर सरफेस पे ये जो क्यूटिकल है उसको थिक कर देता है, ठीक है। और क्यूटिकल के बारे में हमने पढ़ा ना, क्यूटिकल क्या करता है। और लोअर सरफेस की जो क्यूटिकल है वो थीनी रह जाती है, और यहाँ पे तो इसके दोनों सरफेस पे इक्वली लाइट पड़ रहा है तो क्यूटिकल की थिकनेस भी इक्वली होगी। अब देखो, यहाँ पे अपर सरफेस पे ज़्यादा लाइट पड़ रही है तो क्या होता है ना कि अपर साइड में अगर स्टोमेटा होता तो वाटर का लॉस ज़्यादा हो जाता ना। तो प्लांट ने यहाँ पे होशियारी दिखाते हुए क्या किया कि अपर सरफेस पे स्टोमेटा डेवलप ही नहीं होती है, स्टोमेटा मेनली लोअर सरफेस पे है, अपर सरफेस पे बहुत ही कम, नाम मात्र की है, ठीक है। और यहाँ पे तो इसके दोनों सरफेस पे इक्वली लाइट पड़ रहा है तो स्टोमेटा का नंबर भी सेम ही होता है। तो अब देखो, अब मोनोकॉट लीफ को हमने कहा है आइसो बायलेटरल लीफ। आइसो मतलब सेम, बाय मतलब दो, लेटरल मतलब इसके दोनों जो लेटरल साइड है वो तो सेम ही है, क्यूटिकल की थिकनेस भी सेम है, स्टोमेटा का नंबर भी सेम है, कलर भी सेम है, सब सेम है, तो आइसो बायलेटरल लीफ। लेकिन यहाँ पे इसके डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस में डिफरेंस आ गया ना, तो डाइकॉट लीफ को डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं, ठीक है। अब आइए, अब हम यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा समझने वाले हैं। देखिए लीफ, एक मिनट, यहाँ पे देखिए ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है, इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पे ये अपर एपिडर्मिस हो गया, ये अब देखो ये सेक्शन कैसे लिया गया है ये भी समझना जरूरी है, एक मिनट। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास ये एक कोई मुझे मिल गया, कोई एक कॉपी है। तो आप देखो, सपोज ये लीफ है, ठीक है, तो इसको ऐसे कट करके आपको ऐसे ये सामने से दिखाई गया, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे ये जो अपर साइड में है ये अपर एपिडर्मिस है, ठीक है, ये अपर एपिडर्मिस है, और सामने से ऐसे आप देखोगे तो आपको ये सिंगल लेयर के फॉर्म में दिखेगी, ठीक है। और नीचे ये लोअर एपिडर्मिस है और सामने से ये आपको सिंगल लेयर के फॉर्म में दिख रही है। अब ये अपर और लोअर और अपर एपिडर्मिस के बीच में ये जितना भी टिश्यू है ये होता है लीफ मीजोफिल। ये क्या कहलाता है? लीफ मीजोफिल कहलाता है। बताया था ना, इसको ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में इंक्लूड करते हैं। तो अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, इसके बीच में ये जो भी टिश्यू है ये क्या है? लीफ मीजोफिल है। अब आप देखो, हम डाइकॉट लीफ की सबसे पहले बात करने वाले हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले डाइकॉट यानी डॉर्सी वेंट्रल लीफ की बात करेंगे, डाइकॉट लीफ की बात करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए डाइकॉट लीफ में रेटिक्यूलेट वेनेसन होता है, हम सभी ने पढ़ा है। तो यहाँ पे ये मैंने आपको एक डाइकॉट लीफ दिखाया है। यहाँ पे ये एक डाइकॉट की लीफ है, इसमें ये मिड वेन है, मिड रिब, और ये लेटरल वेन्स है, ठीक है। अब देखो, आप जानते हैं कि जो मिड वेन होती है, मिड रिब, ये रिमेनिंग वेन से थिक है ना, ये थिक होती है, और ऐसे करके आपने सेक्शन काटा है। तो अब आप देखो यहाँ पे, इसमें देखो, यहाँ पे बीच में मिड वेन होंगे और साइड में क्या होंगे? लेटरल वेन होंगे। तो आपने जब ऐसे काटा तो यहाँ पे आपको लार्ज बंडल दिखेगा, वो मिड वेन का बंडल होगा। देखो ये जितने भी वेन्स हैं ना, इसमें क्या है? इसमें जाइलम फ्लोएम है, अपर साइड में जाइलम है, लोअर साइड में फ्लोएम है, अपर साइड में जाइलम रन कर रहा है, लोअर साइड में फ्लोएम रन कर रहा है, वेस्कुलर बंडल है। तो जब आप काट के देखोगे तो आपको यहाँ पे लार्ज साइज का बंडल दिखाई देगा, और वो बंडल मिड रिब का है, क्योंकि मिड रिब जो है वो रिमेनिंग वेन से थिक है ना, तो इसका बंडल हमें लार्ज दिखाई देगा। और साइड में यहाँ पे स्मॉल बंडल होंगे, और जो स्मॉल बंडल है वो लेटरल
वेन के बंडल होंगे और मिड रिब का जो बंडल है वो लार्ज होगा। तो यहाँ पे आप देखो कि जो वेस्कुलर बंडल का जो साइज है ना वो वेन के थिकनेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। मिड रिब रिमेनिंग वेन से थिक है तो इसका वेस्कुलर बंडल लार्ज होगा और ये जो लेटरल वेन है इसका स्मॉल होगा, ठीक है। तो अब आप समझ में आया कि हमने सेक्शन कैसे लिया है। यहाँ पे ये हो गया अपर एपिडर्मिस, देखो ये अपर एपिडर्मिस हो गया, ये लोअर एपिडर्मिस हो गया। अब देखिए, एक मिनट, कहाँ गया मेरा पेज। लीफ में क्या होता है, एपिडर्मिस होगा, मीजोफिल होता है एंड वेस्कुलर सिस्टम होते हैं। तो सबसे पहले हम एपिडर्मिस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पे अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है। अब एपिडर्मिस के बारे में एनसीईआरटी ने क्या लिखा है ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। एनसीईआरटी लिखती है कि जो एपिडर्मिस है कवर बोथ द अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। ये लीफ की अपर एंड लोअर सरफेस को कवर करती है, कौन, तो एपिडर्मिस। क्यूटिकल प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस बट क्यूटिकल ऑन अपर सरफेस इज मोर थिक। हम डाइकॉट की लीफ पढ़ रहे हैं ना, तो समझा है ना, अपर सरफेस पे क्यूटिकल ज़्यादा थिक होता है क्योंकि ज़्यादा सनलाइट मिल रहा है ना। और स्टोमेटा आर मोर ऑन लोअर सरफेस पे स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं। स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस आर एब्सेंट और लेस इन नंबर, या तो नहीं होंगे या बहुत ही कम होते हैं, नाम मात्र होते हैं। आप देखो ना, एनसीईआरटी में भी अपर सरफेस में कोई स्टोमेटा नहीं दिखा है, लेकिन लोअर सरफेस पे स्टोमा एक है तो स्टोमा, और ज़्यादा होगा तो स्टोमेटा कहेंगे, यहाँ पे स्टोमेटा दिखाया। अब देखिए कि अपर एपिडर्मिस एंड लोअर अपर को एडेक्सियल भी कहते हैं, अपर एपिडर्मिस को एडेक्सियल एपिडर्मिस भी कहते हैं एंड लोअर को एबैक्सियल एपिडर्मिस भी कहते हैं। इनके बीच में ये जो भी ग्रीन टिश्यू है ना, ये वाला, ये कहलाता है लीफ मीजोफिल। ये क्या कहलाता है, लीफ मीजोफिल कहलाता है, ठीक है। और जो मीजोफिल है ना, अब आप देखो कि ये भी दो पार्ट में है, एक है पैलिसेड मीजोफिल और एक है स्पॉन्जी मीजोफिल। ये स्पॉन्जी मीजोफिल, ये पैलिसेड मीजोफिल। अब आइए इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं मीजोफिल क्या है, ठीक है। देखिए क्या लिखती है एनसीईआरटी, द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मीजोफिल। दिखा दिया, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो टिश्यू है वो क्या है, मीजोफिल है। मीजोफिल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करता है, मेड अप ऑफ पेरेनकाइमा, और ये पेरेनकाइमा का बना होता है, ठीक है। अब इसमें भी दो तरह के सेल्स हैं, एक होता है पैलिसेड पेरेनकाइमा, ये सिचुएटेड टुवर्ड्स द अपर सरफेस। ये देखो, ये अपर एडेक्सियल सरफेस की ओर है ना, पैलिसेड मीजोफिल या पैलिसेड पेरेनकाइमा, ये किधर है, अपर सरफेस की ओर है, अपर एपिडर्मिस की ओर है, ठीक है। और ये बनी होती है मेड अप ऑफ एलोंगेटेड सेल्स। सेल कैसी एलोंगेटेड है, लंबी है, विच आर अरेंज्ड वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर। ये देखिए, ये है पैलिसेड पेरेनकाइमा। अब चलिए, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा, ये स्पॉन्जी, ये है स्पॉन्जी। स्पॉन्जी जो पेरेनकाइमा है सिचुएटेड बिलो द पैलिसेड, पैलिसेड के नीचे है, पैलिसेड के नीचे है, एंड एक्सटेंड टू द लोअर एपिडर्मिस। और देखो लोअर एपिडर्मिस तक है ना, ये लोअर एपिडर्मिस है तो यहाँ तक एक्सटेंड कर रही है। और यहाँ पे सेल्स कैसे है, ओवल है, राउंडेड है, लूजली अरेंज्ड है। आप देख लीजिए, सेल्स ओवल या राउंडेड है और लूजली अरेंज्ड है। कितना स्पेस है इनके बीच में, देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेसेस एंड एयर कैविटीज बिटवीन दिस सेल्स। ये देखो दिखाया भी है एयर कैविटी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे वेस्कुलर बंडल की बात कर लेते हैं, एक मिनट। आइए लीफ के वेस्कुलर बंडल की बात कर लेते हैं। इससे पहले यहाँ पे मैं कुछ समझाना चाहती हूँ आपको। देखिए, ये यहाँ पे ये अपर एपिडर्मिस दिखा दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे हमने स्टोमेटा वगैरह कुछ नहीं दिखाया, लोअर में नहीं दिखाया कुछ, ये लोअर एपिडर्मिस। अब देखो ध्यान रखना, अपर को एडेक्सियल या वेंट्रल एपिडर्मिस भी कहते हैं, ठीक है, और लोअर को एबैक्सियल या डॉर्सल एपिडर्मिस कहते हैं। अब देखो, अब जब आपने ब्रायोफाइटा पढ़ा होगा तो वहाँ पे जो पढ़ते हैं ना हम, ब्रायोफाइटा में रिक्सिया, मार्केंसिया, उनका जो थैलस है, प्रोस्टेट होता है, तो वहाँ पे अपर को डॉर्सल कहते हैं एंड लोअर को वेंट्रल कहते हैं। यहाँ पे हम उल्टा हो गया ना, यहाँ अपर को वेंट्रल कह रहे हैं, लोअर को डॉर्सल कह रहे हैं। ये कैसे हुआ समझेंगे। देखिए, सपोज यहाँ पे हमारे पास लीफ प्राइमोडियम है, ये दो लीफ प्राइमोडिया है। मैंने बताया ना कि शुरुआत में बनने वाली लीफ को लीफ प्राइमोडिया कहते हैं, तो ये दो लीफ प्राइमोडिया है। तो यहाँ पे ये अपर सरफेस को कह दिया डॉर्सल एंड लोअर को कह दिया वेंट्रल। अब यही मैच्योर लीफ में कन्वर्ट होंगी, तो ये देखो धीरे धीरे ये मैच्योर हो रही है, ये खुलने लगी। तो ऐसे 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 जब ये खुली ना, तो देखो डॉर्सल जो सरफेस था वो नीचे चला गया और वेंट्रल सरफेस ऊपर आ गया, तो इसीलिए यहाँ पे उल्टा कह रहे हैं, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे देखो, ये वेस्कुलर बंडल दिखाया है, इसमें देखिए ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, जाइलम एंड फ्लोएम एक साथ है तो कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल है। और यहाँ पे कोई कैम्बियम नहीं दिख रहा जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, तो क्लोज्ड है, ठीक है। अब देखो,
यहाँ पे ये जाइलम को देखिए, जाइलम में ये नैरो एंड वाला प्रोटोजाइलम है और ये वाला ब्रॉड वाला मेटाजाइलम है, और यहाँ पे ये फ्लोएम है। अब यहाँ पे फ्लोएम में भी मेटा एंड प्रोटोफ्लोएम होते हैं, बट वो आपको याद नहीं रखना, बस ये याद रखना कि जो फ्लोएम है वो लोअर या अबैक्सियल या डॉर्सल एपिडर्मिस की तरफ है, और जो प्रोटोजाइलम है ये किधर है, अपर या एडेक्सियल या वेंट्रल एपिडर्मिस की तरफ है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको समझाया है, ठीक है। अब इसको हटाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये जो लार्ज बंडल दिख रहा है यहाँ पे, ये मिड रिब का है, मिड वेन का है, और इसके चारों तरफ यहाँ पे ये बंडल सीथ दिखाया गया है। ये बंडल सीथ होता है जो पेरेन्काइमा का बना होता है। अब लार्ज बंडल के बोथ साइड में आप देखो यहाँ पे पेरेन्काइमा होता है, ये जो पेरेन्काइमा, इसे बंडल सीथ एक्सटेंशन कहते हैं, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। और लेकिन मोनोकॉट में यहीं पे पेरेन्काइमा की जगह पे स्क्लेरेन्काइमा होता है, ठीक है। अब चलो डाइकॉट वाला हो गया, एक बार देख लेते हैं वेस्कुलर सिस्टम में क्या लिखा है। इंक्लूड्स वेस्कुलर बंडल्स, क्या आते हैं, वेस्कुलर बंडल्स आते हैं। वेस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड क्लोज्ड होता है। देखो ये कोलेटरल मत याद रखो, कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड याद रख लो। एक्चुअली कोलेटरल का कहीं एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है। ये जो कॉन्जॉइंट होता है ना, इसके फर्दर प्रकार होते हैं, कोलेटरल, बाई कोलेटरल, तो वो आप मत याद रखो, वो कहीं एनसीईआरटी में नहीं है, ये मैंने धोखे से लिख दिया, मत याद रखो। कॉन्जॉइंट क्लोज्ड होता है। अब देखो ये मैंने बताया ना कि द साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ वेन्स, साइज ऑफ वेन्स पे डिपेंड करता है। द वेन्स वेरी इन थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ डाइकॉट लिप्स, डाइकॉट लिप्स में रेटिकुलेट वेनेशन है तो वेन्स का थिकनेस वेरी करता है ना। तो ये हो गया, अब इसको हटाओ। अब आ जाते हैं मोनोकॉट पे। तो मोनोकॉट में देख लो, यहाँ पे ये एडेक्सियल एपिडर्मिस हो गया, ये हो गया कौन सा, एबैक्सियल एपिडर्मिस। यहाँ पे दोनों एपिडर्मिस पे स्टोमेटा होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इसके जो अपर एपिडर्मिस पे क्यूटिकल थिक होगा, लोअर पे तो थिन ही होगा, और यहाँ पे इसके दोनों एपिडर्मिस पे क्यूटिकल की थिकनेस सेम होगी, स्टोमेटा का नंबर भी सेम होगा और कलर भी सेम होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो कि ये जो मीजोफिल है, ये बीच में जो ग्रीन टिश्यू मीजोफिल है, ये यहाँ पे कोई पैलिसेड मीजोफिल, स्पॉन्जी मीजोफिल नहीं है। तो मीजोफिल यहाँ पे अनडिफ्रेंशिएटेड है। कैसा है, अनडिफ्रेंशिएटेड है, ठीक है। आइए मैं आपको अब पढ़ा भी देती हूँ, एक मिनट। देखिए ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसी से कर लेते हैं। यहाँ पे लिखाएगा इन एन, ठीक है। तो इन एन आइसोबाइलेटरल लिप, आइसोबाइलेटरल लिप में क्या होता है, स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सर्फेसेस ऑफ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के दोनों सरफेस पे स्टोमेटा होंगे। एंड द मीजोफिल इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। अब देखो ना, यहाँ पे जो मीजोफिल है वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं है स्पॉन्जी एंड पैलिसेड पेरेन्काइमा में, देख सकते हैं, नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि इन ग्रासेस में क्या होता है, सर्टन एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स, एडेक्सियल ऊपर वाला क्या करते हैं, अलोंग द वेन्स मॉडिफाई देमसेल्व्स इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स, दीज आर कॉल्ड बुलीफॉर्म सेल्स। अब देखो यहाँ पे ग्रासेस में क्या होता है ना कि जो अपर एपिडर्मिस है ना, एडेक्सियल एपिडर्मिस, यहाँ की कुछ जो एपिडर्मल सेल्स है अलोंग द वेन्स के ऊपर, वो मॉडिफाई हो जाती हैं, ठीक है। और उनको वो कैसी मॉडिफाई होकर कैसी हो जाती हैं, लार्ज एम्प्टी कलरलेस हो जाती है, और उन्हें क्या कहते हैं, बुलीफॉर्म सेल कहते हैं। अब देखो अपर एपिडर्मिस पे, अब ये क्या होता है ना कि व्हेन द बुलीफॉर्म सेल्स इन द लीव्स में जो बुलीफॉर्म सेल्स हैं हैव एब्जॉर्ब्ड वाटर, जब वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं ना, तो एंड आर टर्जिड, वो टर्जिड हो जाती हैं, वो फूलने लगती हैं। द लीफ सरफेस इज एक्सपोज्ड, जब बहुत सारी जो बुलीफॉर्म सेल है वो वाटर उनमें भरेगा तो वो जो है टर्जिड होंगी, फूलेंगी, तो लीफ जो है ऐसे फैल जाती हैं, एकदम पूरा एक्सपोज्ड हो जाती हैं, ठीक है। अब क्या है, लेकिन जब दिन के समय में लीफ पे सनलाइट पड़ेगी तो इन सेल से वाटर का लॉस होगा, तो ये सेल सिकुड़ने लगती हैं, है ना, पचक जाएंगी ये सेल। तो फिर क्या होगा कि जो लीफ है, वो लीफ जो फैली थी वो ऐसे ऐसे पूरा कर्ल हो जाती हैं, ठीक है, कर्ल हो जाती हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है कि एक्सपोज व्हेन दे आर फ्लैसी ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, है ना, वाटर जब लॉस होगा तो क्या होता है ना,
दे मेक द लीव्स कर्ल इनवर्ड टू मिनिमाइज वाटर लॉस। तो लीफ जो है ऐसे कर्ल हो जाएंगी ताकि वाटर लॉस को मिनिमाइज किया जा सके। सरफेस एरिया कम हो गया तो वाटर लॉस जो है मिनिमाइज होगा। द पैरेलल वेनिसन इन मोनोकॉट लीव्स इज रिफ्लेक्टेड इन द नियर similar sizes of vascular bundles except in mid veins as seen in vertical section of the leaves। यहाँ पे वर्टिकल सेक्शन लिया गया है। अब देखो हम मोनोकॉट लीफ की बात कर रहे हैं ना, तो मोनोकॉट में पैरेलल वेनिशन होता है, आप जानते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये मिड रिब है ना, इसी को कहा गया है मिड वेन्स, मतलब मिड रिब है। ये रिमेनिंग वेन से थिक है, रिमेनिंग ये जो है ये इनसे थोड़ा ये थिक है। तो क्या होता है ना कि इन सारी वेन का जो है वेस्कुलर बंडल का साइज वो लगभग सेम होता है, इसको छोड़ के, क्योंकि ये थिक है ना तो इसका थोड़ा बड़ा होगा, तो इसको छोड़ के सभी वेन का जो साइज है वो थिक होता है। ठीक है, अब एक बार इस डायग्राम को फिर से देख लीजिए अडेक्सियल एपिडर्मिस, एबैक्सियल एपिडर्मिस, बीच में ये जो ग्रीन टिश्यू है मीजोफिल है, अनडिफ्रेंशिएटेड है। यहाँ पे ये जाइलम दिखाया गया है, यहाँ पे फ्लोएम दिखाया गया है। ये लार्ज वेस्कुलर बंडल के दोनों साइड में यहाँ पे ये स्क्लेरेन्काइमा होता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसी के साथ हमने यहाँ पे ये जो चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ये कंप्लीट किया, क्योंकि आगे हमें सेकेंडरी ग्रोथ अब पढ़ना है नहीं। ठीक है, यहीं पर जाके ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे एंड करती हूँ।